अब ये हमारी बाइनरी जो नंबर है ना उसकी सेकंड वीडियो है। पहली वीडियो के अंदर हमने देखा था कि अगर हमारे पास कोई बाइनरी नंबर था, बड़े भी थे और छोटे भी थे, पॉइंट वाले भी थे, उनको हमने डेसिमल के अंदर कन्वर्ट कर लिया। ठीक ठीक है? सॉरी, डेसिमल के अंदर कन्वर्ट किया। अब हमारे पास डेसिमल नंबर होगा, हमने बाइनरी के अंदर चेंज करना है। ठीक है? अब जो डेसिमल के अंदर डेसिमल वाले को बाइनरी के अंदर चेंज करना है ना, ये आपका सारे चैप्टर के अंदर इस्तेमाल होता रहेगा। ठीक है? पहले वाला पार्ट आसान था। बाइनरी नंबर थे, उनको डेसिमल के अंदर चेंज कर लेते थे। यानी कि 1, 2, 3 ऐसे कुछ भी 4, 5, 6 कुछ भी ऐसे नंबर होते थे। अब वो वाले नंबर देंगी और हमने बाइनरी के अंदर कन्वर्ट करना है। ठीक है? अब सबसे पहले हमने देखना है कि वो डेसिमल कौन सा डेसिमल है। अब डेसिमल की 2 टाइप होंगी, या तो वो एक सिंपल सा होगा। ठीक है? सिंपल का ये मतलब है कि उसके अंदर कोई पॉइंट नहीं होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास वहाँ पर लिखा हुआ था 1800 या 18 लिखा हुआ था, या चलिए 12 लिखा हुआ था। ठीक है? ये सारी सी रकमें इनको बदलाने हैं। एक डेसिमल या ये भी तो हो सकता है ना कि वो हमारी पॉइंट वाला डेसिमल हो जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल वहाँ पर 1.2 लिखा हो, या फिर 18.0 लिखा हो, या फिर 1.8 लिखा हो। ठीक है? अब ये वाली रकमें इनको भी बदलाना है। अब इसको भी हमने किसके अंदर बदलाना है? बाइनरी नंबर के अंदर बदलाना है। ठीक है? और इसको भी हमने बाइनरी नंबर के अंदर, वैसे मैं एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ कि अगर हम अब क्या करेंगे, इसको बदलाने के लिए एक अलग मेथड है और पॉइंट वाली रकम को बदलाने के लिए एक अलग मेथड है। यानी कि जो आपकी डेसिमल वाली रकम होती है, आप उसको फ़ौरन बाइनरी में चेंज नहीं कर सकते। पहले आपने देखना है कि वो एक सादी-सी रकम है बिल्कुल, जिसके अंदर कोई पॉइंट ही नहीं आ रहा था, तो वो एक और तरीके से कन्वर्ट होते हैं। और अगर उसके अंदर पॉइंट आ गया है, वो डेसिमल वाली वैल्यू थी, जैसे 1.2 हो गया, और कोई भी और एग्ज़ाम्पल ले लें, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास 15 3.9 ये वाली रकम हो गई, ऐसे कोई भी रकमें हो गई, कैसे कन्वर्ट करना है। ठीक है? अगर तो वो ऐसी रकम है, ये 2 टाइप्स अगर तो वो कोई ऐसी रकम है जिसके अंदर कोई पॉइंट नहीं आ रहा, ठीक है? तो फिर आपने एक मेथड इस्तेमाल करना है, ठीक है? उसको आपने उस मेथड का नाम है रिपीटेड डिवीज़न मेथड। क्या नाम है? रिपीटेड डिवीज़न मेथड। ये आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, पेपर के अंदर ऐसे आएगा कि ना आपके पास एक डेसिमल है, उसको आप बाइनरी के अंदर कन्वर्ट कर दें बाय यूज़िंग रिपीटेड डिवीज़न मेथड। या फिर आप कहेंगे कि जो एक डेसिमल है उसको बाइनरी के अंदर चेंज कर दें बाय यूज़िंग रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है? और या फिर नहीं कहेंगे, वो आपको एक रकम दे देंगे और कहेंगे इसको बाइनरी के अंदर चेंज करें, तो आपको खुद ही पता होना चाहिए कि इसके साथ मैंने रिपीटेड डिवीजन लगाना है। या कोई रकम दे देंगे और कहेंगे बाइनरी के अंदर चेंज करें, तो आपको पता होगा कि मैंने यहाँ पर रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन लगाना है। ठीक है? रिपीटेड डिवीजन मेथड के अंदर ना आपने अपने पास से ना ये 3 लफ्ज़ याद रख लेने हैं, DQR। डी का मतलब डिवीजन, क्यू का आर मतलब क्वोशिएंट, आर का मतलब रिमाइंडर। डिवीजन, क्वोशिएंट, रिमाइंडर। ठीक है? और जो रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन मेथड है ना, उसके अंदर अपने अपने मतलब ये रट्टा लगा लेना है, MIF। मिफ का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, इंटीजर और फ्रैक्शनल पार्ट। ये क्या होता है, ये मैं आपको आगे समझाऊंगी। ठीक है? आपने याद रख लेना है DQR, डिवीजन, क्वोशिएंट, रिमाइंडर। इसके अंदर 3 डब्बे बनाने होते हैं। एक डब्बे का नाम होता है ये क्वोशिएंट रिमाइंडर, एक का मतलब होता है एक अगला डब्बा बनता है ये वाला। ठीक है? अब आप कैसे पता चलेगा? फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल करवाती हूँ, यानी कि जो भी सिंपल वैल्यू होगी, अब आप मुझे बताएं कि अगर मैं आपको ये वाली वैल्यू दूँ, मैं आपको कहूँगी 26 है ना, इसको आपने बाइनरी के अंदर चेंज करना है, तो आपको कौन सा मेथड इस्तेमाल करेंगे? आपको पता है कि 26 है, इसके अंदर कोई पॉइंट वाली रकम नहीं है, यानी कि मैं ना इसके अंदर आपने ना सॉल्यूशन कौन आपने क्या इस्तेमाल करना है? आपने इस्तेमाल करना है रिपीटेड डिवीजन मेथड। वो मेथड मैं आपको सिखा दूँगी, लेकिन पहले आपको पता तो हो कि मैंने इस्तेमाल कौन सा करना है? रिपीटेड डिवीजन मेथड इस्तेमाल कर लेना। ठीक है? अगर मैं आपको कहूँ कि आप 2.6 को किसके अंदर कन्वर्ट करना है? किसी बाइनरी नंबर के अंदर कन्वर्ट करनी है। ठीक है? ये आपका सवाल है। अब आपको पता है ना इस रकम के अंदर पॉइंट आ गया, तो पॉइंट का ये मतलब है कि आप क्या इस्तेमाल करेंगे, जब आप इसका सॉल्यूशन लिखेंगे ना, तो उसके अंदर आपने रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन मेथड इस्तेमाल करना है। रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन वाला मेथड इस्तेमाल करना है। अब ये कौन-कौन से मेथड होते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। अब तक आपको सिर्फ ये पता लगा कि डेसिमल रकम क्या होती है, ठीक है? और उसको बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए हमने क्या करना है। तो या तो हम ये वाला मेथड इस्तेमाल करेंगे या ये वाला मेथड इस्तेमाल कर, अगर तो उसके अंदर पॉइंट नहीं है, वो सादी-सी रकम है, तो रिपीटेड डिवीजन मेथड इस्तेमाल कर लेंगे। अगर उसके अंदर पॉइंट आ गया है, तो फिर हमने कौन सा इस्तेमाल करना है? रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन मेथड इस्तेमाल करना है। जो पहले वाला मेथड है ना, वो मैं आपको दिखाती हूँ। ठीक है? अब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी बुक में लिखा हुआ है रिपीटेड डिवीज़न बाय 2। रिपीटेड डिवीज़न या इसका दूसरा नाम ये है ना रिपीटेड डिवीज़न मेथड, आप ये वाला याद रख लें, रिपीटेड डिवीज़न मेथड। वैसे आपकी बुक के अंदर ये हेडिंग दी हुई है, तो वैसे मैंने लिख दिया रिपीटेड डिवीज़न मेथड। ज़ाहिर-सी बात है बाइनरी सिस्टम के अंदर हर जगह पे 2 इस्तेमाल हो रहा होता है, ठीक है? और इसमें मैंने आपको कहा था आपने क्या याद रखना है? आपने याद रखना है DQR। ठीक है? और इन्होंने आपको कहा है कन्वर्ट 261 इंटू बाइनरी नंबर। 261 क्या है? एक डेसिमल, इसको अपने बाइनरी के अंदर कन्वर्ट करना है। अब आप मुझे बताएँ कि ना ये सिंपल रकम है या पॉइंट वाली है? ये सिंपल रकम है ना, और सिंपल रकम के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं? हम इस्तेमाल करते हैं रिपीटेड डिवीजन मेथड। और रिपीटेड डिवीजन मेथड के अंदर आपने एक चीज़ याद रखी थी, उसका नाम था DQR, डिवीजन, क्वोशिएंट, रिमाइंडर के आप 3 डब्बे बनाएँ। आप डब्बा बनाएँ डिवीजन,
क्वेश्चन रिमाइंडर बना दिया। आप यहाँ पर वैल्यू लिखें 261 जो वैल्यू थी, इसको 2 पे डिवाइड करें। रिपीटेड डिवीजन का मतलब है बार-बार डिवाइड करना, 2 पे डिवाइड करें, ठीक है कैसे? देखिए फॉर एग्ज़ाम्पल 2 ये आपने खुद करना है, कैलकुलेटर यहाँ पे इस्तेमाल नहीं करना रिपीटेड डिवीजन वाले के अंदर। 261 डिवाइड बाय 2 तो हमें पता है ना कि हमारे बेशक अगर आप कैलकुलेटर इस्तेमाल कर लें ना, तो आपको पॉइंट में जहाँ पर आंसर आ जाएगा वहाँ पर बिल्कुल आपका सारा ख़राब हो जाता है, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल हमें पता होना चाहिए 2 1 ज़ा 2 हो गया और 6 2 3 ज़ा 6 ठीक है? और बाकी हमारे पास फिर 1 नीचे आ गया। तो हमने फिर आगे क्या करना होता है, फिर हम ऐसे लेना स्टार्ट कर देते हैं। नहीं, यहाँ पर हम ऐसे क्या करेंगे भला? बेशक आप फिर आगे ऐसे लिखने के ना हमने यहाँ पर पॉइंट लगाया था, ठीक है? और फिर हमारे पास नहीं ऐसे अगर हम लिखें तो पॉइंट आ जाएगा और पॉइंट इस मेथड के अंदर नहीं आता। तभी तो पॉइंट नहीं आना चाहिए, तभी तो हम ये मेथड इस्तेमाल करते हैं, ठीक है? तो ये हमारे पास है ना 260 और ये 2 तो अगर हम डायरेक्ट कर लें, ये हमारे पास 2 1 ज़ा 2 और 3 और फिर 0 तो ये हमारे पास बनता है 261 हमारी वैल्यू है, ठीक है? 261 तो 260 यहाँ पर आ जाएगा और 1 रह जाएगा। तो जो ऊपर वाली रकम होती है ना डिवाइड में, इसे हम कहते हैं, हम इसे अपने कहते हैं क्वोटिएंट क्यू और नीचे वाले को हम कहते हैं आर, क्यू आर। तो क्वेश्चन के डब्बे में आप क्या लिख देंगी? आप 130 लिख देंगी और रिमाइंडर के डब्बे में आप क्या लिख देंगी? आप 1 लिख देंगी, ठीक है? इसमें ना इस मेथड के अंदर आपको जो भी करना है उसके अंदर आप पता नहीं क्वेश्चन क्या है, रिमाइंडर क्या है। अगर आप कैलकुलेटर करेंगी ना, फॉर एग्जांपल आपने 261 पकड़ा, डिवाइड बाय 2 कैलकुलेटर पे लिखेंगे, तो कैलकुलेटर इसका आंसर शो करेगा 130 आई थिंक 0.5 शो कर देगा, ठीक है? तो हाँ, लेकिन हमें पॉइंट में आंसर नहीं चाहिए, इसलिए हम खुद करेंगे और फिर हमें पता लगेगा 130 क्वोटिएंट है और 1 रिमाइंडर। क्वेश्चन के डब्बे में ये, रिमाइंडर के डब्बे में ये, ठीक है? अब दोबारा से क्वेश्चन, ठीक है? क्वेश्चन बहुत बड़ी रकम है ना, तो 130 डिवाइड बाय 2 अब इन दोनों को डिवाइड करें, दोबारा मैं आपको करके दिखाती हूँ। वैसे ना आप वैसे भी डिवाइड कर सकते हैं 130 और डिवाइड बाय 2, ठीक है? तो अब हम क्या करेंगे, हम वैसे वैसे कटिंग वाला ज़्यादा तरीका मुझे आसान लगता है। 2 1 ज़ा 2 और 2 6 आर 12 और यहाँ 65 यानी कि पूरा 65 पे डिवाइड हो कुछ भी नहीं बचा। जिसका मतलब है इसके ऊपर 65 आना चाहिए और यहाँ पर 130 और कुछ भी नहीं बचेगा। यानी कि हमारा क्वेश्चन 65 है और रिमाइंडर हमारा 0 कुछ भी का मतलब होता है 0, ठीक है? तो यहाँ पर उन्होंने इस वजह से यहाँ पर लिखा हुआ है कि ना क्वेश्चन आपका 65 है, रिमाइंडर आपका 0 है, ठीक है? अब हम क्या कर रहे थे, हमने अपना आंसर बाइनरी के अंदर देना है, तो ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। क्वेश्चन को दोबारा पकड़ा, इसको 2 के साथ डिवाइड कर देना है 32 कैसे? फॉर एग्जांपल आपके पास है ना 65 इसको आपने 2 पे डिवाइड करना है। तो 65 डिवाइड बाय 2 मुझे पता है ना 2 1 ज़ा 2 2 3 ज़ा और 2 4 ज़ा, ठीक है? तो ये क्या बन जाएगा 34 लेकिन एक एक रह जाता है, ठीक है? तो इसका मतलब है 34 जब करते हैं तो 64 आ जाता है और नीचे एक रह जाता है, यानी क्वेश्चन ये है और रिमाइंडर ये है, ठीक है? तो क्वेश्चन के खाने में मैंने 32 लिख दिया है, सॉरी 2 2 ज़ा 4 होता है, 2 2 जब बेशक आप 2 32 से करें 64 आ जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पर 32 और 1 फिर 32 को 2 के साथ डिवाइड करना है, ठीक है? दोबारा से 32 डिवाइड बाय 2 अब देखें 2 1 ज़ा 2 2 1 ज़ा 2 और ये 6 तो 12 बन जाएगा, 2 6 ज़ा 12 यानी कि 16 और बाकी कुछ भी नहीं बच गया 0। तो क्वेश्चन आपका 16 है, रिमाइंडर आपका 0 है। देखिए 16 और ये 0 अब दोबारा 16 को 2 पे डिवाइड करना है। 16 2 से डिवाइड करें, 2 1 ज़ा 2 2 8 ज़ा 16 कुछ भी नहीं बच गया यानी कि रिमाइंडर 0। तो क्वेश्चन आपका 8 है, रिमाइंडर आपका 0 है। क्वेश्चन आपका 8 है, रिमाइंडर आपका 0 है। इस 8 को अगले डब्बे में लिखेंगे, हम दोबारा से 2 से डिवाइड करेंगे, तो ये तुम्हें पता है ना 4 ज़ा और कुछ भी नहीं बचता। अब 4 को दोबारा 2 से डिवाइड करें, 4 2 2 ज़ा 4 और कुछ भी नहीं बचता। अब 2 को दोबारा 2 के साथ डिवाइड करें, ठीक है? अब क्या करना है देखें 2 जैसे पहले कर रहे थे 2 1 ज़ा 2 2 1 ज़ा और कुछ भी नहीं बचा यानी कि 1 क्वोटिएंट और रिमाइंडर क्या है हमारा 0 रिमाइंडर है, ठीक है? अब 1 क्वोटिएंट और रिमाइंडर 0 जो आपकी ये बाइनरी सिस्टम है ना, ये बाकियों के बोर्ड में भी आते हैं, सरगोदा बोर्ड में भी है, लाहौर बोर्ड में भी है, लेकिन वो यहाँ ख़त्म कर देते हैं आपका आंसर। आपकी बुक में है तो आपने ये स्टेप याद रखना है, ठीक है? यानी कि फिर आपने 1 है ना, आपकी बुक वालों ने कहा है कि आप इस सवाल को हल करते जाएँ यहाँ तक कि आपका क्वेश्चन जो है वो 0 बन जाए। अब देखिए यहाँ तक जब हम हल कर रहे हैं, तो मेरा क्वेश्चन क्या बन रहा है? मेरा क्वेश्चन 1 है, 0 तो नहीं है ना? और आपकी बुक ने कहा कि आप हल करते जाएँ जब तक आपका क्वेश्चन 0 ना बन जाए। ये मैंने यहाँ पर लिखा भी है कि जब तक क्वेश्चन 0 ना आ जाए आपने इसको हल करते रहना है। तो फिर आपने लिखना है 1 डिवाइड बाय 2। अब देखें, अगर हम 1 को 2 पे डिवाइड करें, ठीक है? तो हमारे पास क्या बनता है, नहीं आ सकता तो हमें कैरी लेना पड़ता था 0 पॉइंट और फिर यहाँ पर 0 आ जाएगा और 5 ज़ा 10। हालाँकि जब भी हम 1 को 2 पे डिवाइड करते हैं तो आंसर 0.5 आता है, ठीक है? लेकिन आपकी बुक वाले इसको ऐसे लिखते हैं कि जब हम 1 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारा क्वेश्चन आ जाएगा ऊपर हमारा 0.5 है ना, तो वो कह रहे हैं कि ऊपर 0 आ जाएगा। हालाँकि रिमाइंडर कुछ भी नहीं होता, लेकिन अपने पास से वो लिख रहे हैं कि आपके पास 0 और 1 आ जाएगा, ठीक है? तो आपने बस ये वाली चीज़ याद रखनी है कि इस पूरे डब्बे में एंड पे ना हमारे पास
1 और 1 आ जाता है, लेकिन 1 को फिर हम 2 पे डिवाइड करके ये अपने पास से लिखते हैं, 0 और 1। बाइनरी नंबर 0 और 1 होते हैं ना, तो 0 और 1 अपने पास से लिखते हैं। हालाँकि जो बाकी बोर्ड हैं वो यहाँ तक सवाल ख़त्म कर देते हैं और एक और तरीके से उनका भी आंसर सही निकल आता है। लेकिन आपकी बुक वाले कहते हैं कि 1 को 2 से डिवाइड करें, ना कहीं 0 आता है, ना कहीं 1 आता है, लेकिन आपने 0 और 1 लिख देना, ये आपने याद करना है, ठीक है? अब देखिए, अभी आपका सारा आंसर बन गया। ये अपने पास लिख दिया 0 और 1। फिर आप इस सारे डब्बे को लिखना शुरू करें। पहले हम क्या करते थे, जो पिछली हमने वीडियो में देखा था, इन सब चीज़ों को प्लस किया जाता है, ठीक है? लेकिन जब हमने आंसर बाइनरी में देना हो तो प्लस नहीं करना होता। यहाँ से लेकर यहाँ तक आप उल्टा मतलब ये वाली रकम लिखनी शुरू करें, नीचे वाली जैसे 1 है, वो लिखते जाएँ और ये आखिरी रकम तक लिखते हैं, ठीक है? अब कैसे? मुझे पता है ना कि मैंने कि रकम लिखी है ये वाली 1 1 2 3 4 5 5 0 1 2 3 4 5 0 1 0 1 1 0 1। बेशक आप ब्रैकेट के नीचे 2 लिख दें कि ये बाइनरी नंबर है। बाइनरी नंबर है ना, तो बाइनरी नंबर का मतलब होता है 2 से रिप्रेज़ेंट करते हैं, ठीक है? और ये डेसिमल सिस्टम है। यानी कि मैंने 261 जो डेसिमल था उसको मैंने बाइनरी के अंदर कन्वर्ट कर दिया है, ठीक है? कि जो मेरा डेसिमल था, यानी कि देखिए कितनी छोटी सी वैल्यू है, 261 एक छोटी सी वैल्यू है, लेकिन जब हम इसको बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं तो ये क्या बन जाती है? ये बन जाती है 1 1 2 3 4 5 ज़ीरोज़, ठीक है? और आगे 101। तो आप ऐसे लिखें तब भी ठीक है, और अगर आप ज़्यादा अच्छी तरीके से लिखना चाहते हैं तो फिर आप ऐसे लिखें कि 261 का मतलब है डेसिमल सिस्टम। इसके ब्रैकेट के नीचे लिखते 10। आप ऐसे भी लिख सकते हैं और 261 के नीचे छोटा-सा 10 लिख सकते हैं। ऊपर नहीं लिखना, ऊपर का मतलब होता है पावर, तो छोटा-सा नीचे करके लिखना होता है, ठीक है? और ये सारे का मतलब होता है 1 1 2 3 4 5 1 1 1, और ये बाइनरी सिस्टम, यानी कि मैंने डेसिमल सिस्टम को बाइनरी सिस्टम के अंदर कन्वर्ट कर दिया, ठीक है? तो अगर आपने ब्रैकेट नहीं लगानी तो आप बेशक ऐसे लिख लें 1 1 2 3 4 5 सॉरी 5 1 1 1 और नीचे छोटे से 2, यानी कि आपका सवाल मुकम्मल हो गया है। आपने एक डेसिमल वाली वैल्यू को बाइनरी के अंदर कन्वर्ट कर दिया, ठीक है? ठीक है? अब मैं आपको दोबारा से बताती हूँ। आपके सवाल पेपर में इतना आता है 261, जैसे कोई भी सवाल है, इसको आपने बाइनरी के अंदर कन्वर्ट करने हैं। अब आपको खुद पता होना चाहिए कि हमारे पास 2 मेथड है, एक रिपीटेड डिवीजन है, एक रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन है, तो मैं क्या इस्तेमाल करूँगी? मुझे पता है इस रकम के अंदर पॉइंट तो है ही नहीं, तो मैंने रिपीटेड डिवीजन इस्तेमाल करना है। और रिपीटेड डिवीजन वाले मेथड का मतलब होता है आप 3 डब्बे बनाएँ, डिवीजन, क्वोशिएंट, रिमाइंडर, एक ये चीज़, और दूसरा आपने इसको हल करते जाना है जब तक आपका क्वोशिएंट क्या ना बन जाए, 0 ना बन जाए। मैंने लिखा है q = 0। तो पहले मैंने इन्हें 2 डिवाइड किया, 130 ये रह गया, 65 ये सारे क्वेश्चन, तो अभी तो 0 आ ही नहीं रहा था, हल करते 1। अब 1 के बाद आपने अपने पास से ये रटा लगाना होता है कि 1 डिवाइड बाय 2, कि जैसे ये 1 है इसको भी मैंने 2 पे डिवाइड किया तो मेरा आंसर आ गया 0 और 1। 0 पहले लिख दिया और 1 यहाँ पर। अब देखिए आपका क्वेश्चन 0 आ गया ना, बस इसका मतलब आपका सवाल हल हो गया है। फिर आपने इन सारी वैल्यूज़ को ना नीचे वाले को पहले लिखना है, ठीक है? अगर जो बच्चा ऊपर से नीचे लिखेगा उसका आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि वो लिखेगा 101 और आगे कुछ और लिख देगा। और जो बच्चा ना ऊपर से नीचे लिखेगा वो क्या लिखेगा? वो लिखेगा मेरा आंसर है 101 और फिर ऐसे। हालाँकि ये नहीं, असल में पहले इतने ज़ीरो आने, यानी कि यहाँ से आपने पढ़ना शुरू करना है। ये वाला आपका गलत जवाब है, ये वाला नीचे, यहाँ से पढ़ना शुरू करें, ऊपर तक लिखते जाएँ जैसे मैंने लिख दिया, ठीक है? और बेशक नीचे 2 लिख दें तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, तो ये आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है? अब मैंने आपको सिखाया था ना पहला मेथड, रिपीटेड डिवीजन बाय 2। अब है रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन बाय 2। आपकी बुक के अंदर ये हेडिंग दी हुई है, ठीक है? आप इसको ऐसे याद रख लें, या फिर इससे ज़्यादा आसान नाम होता है रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन मेथड, रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन मेथड, ठीक है? आप खुद मल्टीप्लिकेशन की स्पेलिंग लिख लीजिएगा, या मल्टीप्लिकेशन मेथड। अब उसमें क्या करना है? सबसे पहले आप मुझे बताएं, ये वैल्यू है ना 0.685, ये एक डेसिमल नंबर है, मुझे नज़र आ रहा है इसमें 6 7 बंदे की डेसिमल नंबर है, इसको मैंने बाइनरी नंबर के अंदर कन्वर्ट करना है। अब मैं कौन सा मेथड इस्तेमाल करूँगी? मेरे पास 2 मेथड है, रिपीटेड डिवीजन मेथड, रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो इस पूरी वैल्यू के अंदर पॉइंट आ गए, तो पॉइंट का ये मतलब है कि मैंने क्या इस्तेमाल करना है? मैंने इस्तेमाल करना है रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन मेथड। और रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन मेथड के अंदर 3 डब्बे बनाते हैं जिसका नाम होता है मिफ। पहला है मल्टीप्लिकेशन, दूसरा इंटीजर पार्ट, और तीसरे को हम कहते हैं फ्रैक्शन पार्ट या फिर फ्रैक्शनल पार्ट। अब ये क्या-क्या होते हैं, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने ये वाली वैल्यू ली, इसको आराम से लिखें, इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दें, कैलकुलेटर के साथ कर दें, बिल्कुल आपको पॉइंट के मैंने पॉइंट में मल्टीप्लाई करना ज़्यादा आसान नहीं आता, तो कैलकुलेटर पे डिवीजन है ना, उसमें क्वोशिएंट और रिमाइंडर, कैलकुलेटर हमें एक आंसर देता है, वो हमें क्वोशिएंट और रिमाइंडर नहीं बताएगा। आप कैलकुलेटर पे इस्तेमाल करें, ये आपका आंसर आ जाएगा फ़ौरन, कैलकुलेटर पे आपका ये आंसर आ गया। इसके आपने खुद 2 टुकड़े करने हैं। पॉइंट से पहले क्या लिखा हुआ है? 1, तो 1 को अलग कर लें। बाकी आप लिखें, जो आपने अलग कर लिया उस जगह 0 लिख दें, 0.375। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने मल्टीप्लिकेशन वाला पहला डब्बा है, दूसरा इंटीजर वाला है और तीसरा फ्रैक्शन वाला है। आपने क्या किया? आपने 0.687 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया, आपका आंसर आ गया, 1 मिनट, 1 पॉइंट
375। तो मैंने आपको बताया पॉइंट से पहले वाली रकम को ना, ये पॉइंट है, पहले वाली रकम यहाँ पर लिख दें, 1 है तो आप 1 लिख दें। बाकी क्या रह जाएगा, इसकी जगह आप इसको उड़ा दें, बाकी क्या रहेगा 0 पॉइंट, यानी कि ये तो उड़ गई ना, तो 0.375, ठीक है। अगर आपके ना, अब मैं आपको एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ, अगर आपका यहाँ पर आ रहा है 100.325, अगर ये आपका आंसर आ गया तो आप क्या करेंगे? आपने लिखना है पॉइंट से पहले वाली सारी रकमें उठाकर यहाँ लिख दें। बाकी इन सारों को आपने गायब कर देने की जगह 0, 0, 0 सारी गायब हो गई, 0.325 ऐसे यहाँ पर लिखने, ठीक है। इसे हम कहते हैं इंटीजर, उसे हम कहते हैं फ्रैक्शन पार्ट, ठीक है। अगर आपका आंसर आ गया मल्टीप्लाई करने के ना, अगर आपका आंसर आ गया 52.9, तो 52 को उठाकर यहाँ लिख दें। इसकी जगह पर ये खत्म हो गए 0, 0 पॉइंट, और आगे से जो 9 था वो यहाँ पर 9 ले। आपको पता लग गया ना कि जो एक हमारा है उसको हम इंटीजर और फ्रैक्शन 2 के अंदर डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। अब जैसे अब हमारे पास ना ये वाला सवाल है, जैसे हम ये सवाल कर रहे थे, आपको पता लग गया ना कि एक चीज़ को कैसे 2 के अंदर डिवाइड करते हैं। कैलकुलेटर ने हमें बताया 0.75, तो जो 0 था वो मैं यहाँ ले गई, आगे अपने पास 0 लगाया, 0.75, और ये 75 मैंने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। आगे इन दोनों को अब क्या करते हैं, ये वाली रकम उठाकर यहाँ लिख, जैसे हम कहते थे ना, जब हम डिवाइड करते हैं तो हम क्वेश्चन उठा कर लिख रहे होते हैं। जब हम डिवाइड करते हैं तो एक क्वेश्चन होता है, रिमाइंडर होता है, क्वेश्चन को हम आगे लिख रहे होते हैं, ठीक है। और यहाँ पर हम क्या करते हैं, जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो जो आंसर बन जाता है उसके पहले हम 2 टुकड़े करते हैं, एक टुकड़ा यहाँ पर लिखते हैं, एक टुकड़ा यहाँ पर लिखते हैं। फिर हम क्या करते हैं कि ये जो हमारा फ्रैक्शन है ना, इसको उठाकर आगे लिखते हैं, ठीक है। जो हमारा डिवीजन वाला था उसके अंदर हम क्या करते थे, हम अपने क्वेश्चन को उठा कर आगे लिखते थे। 130 यहाँ लिखा, 65 बन गया 65 लिख दिया, 32 बन गया 32 लिख दिया। लेकिन मल्टीप्लिकेशन वाले के अंदर जो आपका ये वाला पार्ट होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसको आपने फ्रैक्शन वाले को उठाना है। अब ये तो आपने याद रखना, या मैं क्वेश्चन वाला उठाकर ले जाऊँगी या मैं फ्रैक्शन वाला उठाकर ले जाऊँगी, तो फ्रैक्शन वाला उठाकर लेके जाना है, ठीक है। अब ये मैंने इसे लिखा, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करें, ये बन गया, इसके मैंने 2 टुकड़े कर लिए, ठीक है। एक मेरे पास टुकड़ा 0 वाला बन गया था, ठीक है, और एक मेरे पास बन गया था 0.75 वाला। अब इस 0 पॉइंट, इसको नहीं मैंने कभी कुछ करना है, 0.75 वाले को मैंने उठा के लिखा, मल्टीप्लाई 2 के साथ कर लिया, अपने पास से 2 लगाना होता है। 1.5 आ गया, इसके टुकड़े मैंने किए, 1 यहाँ पर आ गया, तो जब 1 खत्म हो जाएगा तो उसकी जगह देखें 1.5 है ना, तो 1 मैंने एक जगह पर लिख दिया, इस जगह मैंने 0 डाल दिया, 0 पॉइंट आगे मैंने लिख दिया 5, तो ये 0.5 पे चल गया। अब ये 0.5 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें, आपका आंसर बन जाएगा 1। अब 1 का क्या मतलब होता है, 1 का मतलब है 1 और आगे कुछ भी नहीं, यानी कि 0 यहाँ पर लिख दें, ठीक है। 1 का क्या मतलब होगा, 1 के 2 टुकड़े ऐसे करने हैं आपने, 1 का मतलब होता है 1 और आगे कुछ भी नहीं, यानी कि आप इसे लिख दें 0 पॉइंट, जो भी मर्जी, मतलब कुछ भी नहीं होता। मैंने यहाँ पर लिख दिया 1, और यहाँ पर आप बेशक 0.0 या फिर आप ये सिंपल 0 लिख दें, कुछ भी नहीं। 1 का क्या मतलब है, 1 का मतलब है 1 और कुछ भी नहीं। और मैंने पिछले पार्ट में आपको क्या बताया था कि जो आपका डिवाइड वाला मेथड होता है ना, डिवाइड वाला, उसके अंदर जब आपके क्वेश्चन वाले खाते में 1 आ जाता है तो आप ये लिखते हैं 1 डिवाइड बाय 2, तो आप अपने पास लिखते हैं 0 और 1, ठीक है। वो तो आपने रट्टा लगाना होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हमें पता है ना कि अगर हम 1 के पार्ट्स करना चाहें तो 1 का मतलब होता है 1 और आगे कुछ भी नहीं, ठीक है। 1 क्या मतलब होता है, 1 का मतलब होता है 1.00, यानी कि जो मर्ज़ी लगाते हैं कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो 1 मैंने उठाकर यहाँ लिख दिया और बाकी मैंने यहाँ पर उठाकर यहाँ लिख दिया, ठीक है। तो अब क्या करना है, अब हम कहें कि ऐसे पता लगेगा कि हमारा सवाल मतलब जवाब ख़त्म हो गया है। तो जब हम बताया था ना पिछले सवाल के अंदर कि जब क्वेश्चन 0 हो जाए तो आपका सवाल हल हो जाएगा। तो यहाँ पर वो कहते हैं कि जब आपका फ्रैक्शन वाला पार्ट है, कैसे? उन्होंने जब हमें कहा था कि जब आप क्वेश्चन को उठा कर लिख रहे हैं, जब आपका क्वेश्चन ही 0 हो जाएगा, 0 और 1 हम जब लिखते थे, मतलब 0 हो गया तो आपका सवाल हल हो गया। और जब हमें पता है 0 कब आता है, जब 1 आ जाएगा, 1 को जैसे हम 2 से डिवाइड करेंगे, 0 फ़ौरन 0 और 1 आ जाएगा, और 0 का मतलब होता है आपका सवाल हल हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर वो कह रहे हैं कि जब आप फ्रैक्शन वाले को डिवाइड करते रहेंगे, ठीक है, कि जब आपके पास फ्रैक्शन वाला हिस्सा बन जाएगा ना 0, देखिए अब मैंने कहा ना कि मैंने 0.2 से 2 बन गया था, 2 के मैंने हिस्से किए, 2 का मतलब होता है 1 और आगे कुछ भी नहीं, ठीक है। यानी कि हमारे पास फ्रैक्शन वाला पार्ट बन गया 0, तो इसे बेशक आप ऐसे लिख लें 0.00, या फिर आप सिंपल यहाँ पर ना 0 लिख लें। तो जब आपका फ्रैक्शन वाला हिस्सा 0 बन जाएगा तो आपका जवाब ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। एक बात, पिछले वाले के अंदर हमने कहा हमने बार-बार क्वेश्चन लिखना होता है, और यहाँ पर हमने बार-बार फ्रैक्शन लिखना होता है। वहाँ पर जब हमारा क्वेश्चन 0 हो जाएगा हमारा सवाल हल हो जाएगा। यहाँ पर जब फ्रैक्शन वाला हिस्सा 0 बन जाएगा हमारा सवाल हल हो जाएगा। डिवाइड वाले में हम क्या करते हैं, हम नीचे से ऊपर जा रहे होते हैं, और यहाँ पर हम क्या करते हैं, हम ऊपर से नीचे आ रहे होंगे। यानी कि जो इंटीजर वाला पार्ट है उसमें ऊपर से नीचे आपने लिखना शुरू करना है। यानी कि अगर आप जो बच्चे लिखेंगे ना 1101, उसका जवाब गलत है। जो लिखेगा 1011, देखिए मैंने और इससे पहले ना आप देखिए 1011, ये तो हो गया। अब ये पॉइंट वाली रकम कहाँ से आ गई है? हमें तो सिर्फ़ ये पता है कि 1011 लिखना था, ठीक है, आप उतना लिख दें 1011। अब मुझे बताएँ कि ये असल रकम ये थी,
और आप कह रहे हैं कि इसका आंसर आ रहा है 1011, ठीक है। अब इसमें पॉइंट था ना, तो अपने पास से यहाँ पर पॉइंट लगा दें। और इससे पहले उन्होंने क्या लिखा हुआ था, 0 लिखा हुआ था, तो आप भी अपने पास से 0 लिख दें, ठीक है। यानी कि अगर जिस बच्चे को सिर्फ इतना पता है कि अगर आपका दिल कर रहा है 0.6875, और अगर आप सिर्फ ये लिख देंगे ना 1011, तो ये गलत है, क्योंकि सवाल के अंदर पॉइंट था और आपका तो पॉइंट है ही नहीं, तो आप कहेंगे अपने पास ही यहाँ पर पॉइंट लगा देंगे। पॉइंट से पहले उन्होंने 0 लिखा हुआ था, हम भी 0 लिख देंगे, ठीक है। बस इतना सा हमने करना होता है। अब आपका जो दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है, ये भी 0.5 है, इंटू बाइनरी नंबर है, ठीक है। अब 0.5 हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक डेसिमल नंबर है, इसको हमने बाइनरी के अंदर कन्वर्ट करना है। हमारे पास दो तरीके होते हैं, एक होता है रिपीटेड डिवीजन, एक है रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन। अब आप मुझे बताएं, इसमें पॉइंट है ना, तो हम कौन सा मेथड इस्तेमाल करेंगे, हम मल्टीप्लिकेशन वाला मेथड इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। और मल्टीप्लिकेशन का पहला मतलब होता है मिफ, यानी कि एक मल्टीप्लिकेशन का डब्बा बनाए, एक इंटीजर का डब्बा बनाए और एक फ्रैक्शनल पार्ट का डब्बा बनाएं, ठीक है। और हमने इस सवाल को इतना हल करना है, एक तो इसका ये मतलब होता है। दूसरा, हमने इस सवाल को इतना हल करना है कि जो हमारा फ्रैक्शनल पार्ट है वो 0 बन जाए। हमने देखा ना पहले फ्रैक्शनल पार्ट फ़ौरन 0 बन गया था, ठीक है। हमने 3 डब्बे बनाए, इस रकम को हमने लिया 0.52 से मल्टीप्लाई किया, ये आंसर आ गया। इसके मैंने 2 टुकड़े किए, एक 1 वाला बन गया और एक 0.4 वाला बन गया। फिर जो 0.4 था मैंने उसे उठाकर दोबारा लिखा, 2 से मल्टीप्लाई किया, 0.8 के 2 टुकड़े, एक 0 बन गया, एक 0.8 वाला बन गया। 0.8 को 2 से मल्टीप्लाई किया, ये बन गया, इसके 2 टुकड़े किए, एक 1 वाला और एक 0.6 वाला बन गया, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर 1.6 यानी इसके 2 टुकड़े करने हों, तो मैं कहूँगी इसका मतलब होता है एक तो 1 एक तरफ चला गया और इसी जगह मैंने अपने पास 0 लगा दिया, 0.6, ठीक है। 1 तो अलग हो गया, तो इसकी जगह क्या रह जाएगी, इसकी जगह 0 रह जाएगा और पॉइंट का पॉइंट और आगे 6 आ जाएगा। जो चीज़ चली गई है उसकी जगह फिर ये 1.6 था ना, तो 1 इधर चला गया, तो ये खत्म हो गया, इसकी जगह फिर हमने 0 लगाना होता, आगे पॉइंट का पॉइंट और आगे 6। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 1.2 बन जाएगा, ठीक है। तो 1.2 को हमने ऐसे कर लिया कि 1.2 के 2 टुकड़े कर लिए, फिर 0.2 को पकड़ना है, फिर 2 से मल्टीप्लाई करना है, 0.4 इसके 2 टुकड़े कर लेने हैं, एक 0 और एक 0.4 वाला। फिर इस 0.4 वाले को पकड़ना है, 2 से मल्टीप्लाई करना है, 0.8 के 2 टुकड़े कर लेने हैं, एक 0 वाली तरफ चला गया, बाकी इसकी जगह 0 लगा देंगे और पॉइंट का पॉइंट और आगे 8 आ गया। फिर 0.8 को पकड़ें, 2 से मल्टीप्लाई करें, 1.6 में 1 एक तरफ चला जाएगा, बाकी खत्म हो जाएगा, उसकी जगह 0 लगा देंगे तो 0.6 को दोबारा 2 से मल्टीप्लाई करें, ये वाला इसके 2 टुकड़े करने 1 और 0.2 को दोबारा पकड़ें तो 0.4 और 0 और ये 0.4। अब मुझे बताएं, मेरा जो फ्रैक्शनल पार्ट है वो 0 तो नहीं आ रहा, लेकिन अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तकरीबन 10, बेशक आप एक स्टेप और कर लें, किसी ने आपको मना नहीं किया, लेकिन आप देखेंगे तकरीबन 10 भी हम स्टेप कर लेंगे, लेकिन हमारा सवाल ख़त्म ही नहीं हो रहा, ठीक है। यानी कि उन्होंने कहा था फ्रैक्शनल पार्ट तो 0 होना चाहिए, हम हल करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, लेकिन हमारा 0 नहीं आ रहा, तो फिर इसको हमने क्या लिखना है, हमने कहना है बस, अगर नहीं भी हो रहा तो हमने क्या करना है, हमने कहना है कि हमें पता है ना इसका क्या मतलब होता है। इसका ये मतलब होता है कि इतना बड़ा जवाब है कि हम इसको हल नहीं करेंगे, इसको हम कहते हैं टर्मिनेटिंग। वैसे इंग्लिश में ना इस चीज़ को हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, कि ये ख़त्म ही नहीं हो रहा। और कुछ ऐसे सवाल होते हैं जो ख़त्म नहीं हो रहे होते हैं, ठीक है। तकरीबन 10 दफ़ा आपने करके देख लिए, तो फिर आपने क्या करना है, वो जैसे ऊपर से पढ़ना शुरू करते हैं, बस आपने क्या है, बस ख़त्म। बेशक आप यहाँ पर ख़त्म करें, अगर आपका दिल करे तो आप एक और स्टेप भी नीचे लिख दें, उससे कोई मसला नहीं, क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक है। तो उसके बाद हमने पढ़ना शुरू किया, तो मुझे आपको पता है ना कि मल्टीप्लिकेशन में ऊपर से नीचे आते हैं और डिवीजन में नीचे से ऊपर जाते हैं, तो आपने एंड पे ज़रूर याद रखना, चाहे आपका आंसर ठीक होगा, जिस बच्चे ने गलत एरो लगा दिया वो गलत ही फिर आंसर लिख देगा। तो मैंने आपको बताया ना ऊपर से नीचे आना शुरू करें, यानी कि पहले आपने लिखा 1 0 1 1 0 0 1 1 0, ये तो मैंने लिख दिया। लेकिन इससे पहले क्योंकि मेरे क्वेश्चन के अंदर पॉइंट था, तो मैंने अपने पास से पॉइंट लगाया, ठीक है। पॉइंट लगा दिया, तो उसके बाद उससे पहले मैंने अपने पास 0 लगा दिया, ठीक है। पॉइंट और पॉइंट से पहले मैंने, आप ये तो नहीं कहते 15 लगा दूँ, 20 लगा दूँ, तो पॉइंट से पहले अपने पास 0 लगा दें। पहले ये मैंने सारा ऊपर वाला ये सारा यहाँ से उठा कर लिखे, लेकिन पॉइंट अपने पास से डालना होता है, क्योंकि हमारे सवाल में भी पॉइंट था, और 0 भी लगा दिया, ठीक है। और आगे डॉट डॉट का मतलब होता है ज़रूर आपने डॉट डॉट लगाने हैं, बेशक आप 3 डॉट लगा लें, बेशक आप 4 डॉट लगा लें, इसका मतलब होता है कि ये ख़त्म नहीं हो रहा था, ठीक है। पहले आपने ऐसे करके लिखने हैं कि इसके बाद 3 4 डॉट लगा दें, यानी कि ख़त्म नहीं हो रहा था। फिर अगले स्टेप में ना आप 1 2 3 4 4 या 5 वैलिड के उसके ऊपर बार लगा दें, इस चीज़ को हम कहते हैं बार, ठीक है। इसका मतलब होता है कि ये सवाल चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। बेशक आप ऐसे करके लिख दें और ऐसे लिखें, ज़्यादा तरीका बार वाला ठीक होता है, ठीक है। यानी कि आपने क्या किया, पहला जो सवाल था वो आसान सवाल था, उसका फ़ौरन आंसर आ गया था। ये देखें, पहले सवाल के अंदर फ़ौरन हमारा फ्रैक्शन वाला पार्ट 0 बन गया, तो हमने आंसर लिख लिया था। लेकिन जो दूसरे वाला हिस्से हमें तकरीबन उसको 9-10 दफ़ा, बेशक आप एक और दफ़ा करके देख लें, वो हल नहीं हो रहा, तो फिर बस हम स्टॉप कर देते हैं, ये सारा जवाब लिख लेंगे। वही पॉइंट तो हमने पहले भी लगाए थे, लेकिन साथ 3 डॉट लगा देंगे। अगर आपका दिल करे तो आप बार लगा दें और आप कहेंगे कि बस ये हमारा जवाब मुकम्मल हो गया, ठीक है। जो हमारी पार्ट 2 वाली वीडियो, इसके अंदर हम देख रहे हैं कि हमारे पास डेसिमल रकमें होती हैं, को हम बाइनरी के अंदर कन्वर्ट कर लेते हैं। डेसिमल रकम, डेसिमल ना
डेसिमल, हाँ। डेसिमल का मतलब होता है जिनके अंदर 1, 2, 3, 4, 5, 6 वर्ड में, जैसे हमारे पास 15 था, 15 को हमने बाइनरी के अंदर चेंज करना है। तो हमें पता है ना 15 के अंदर कोई पॉइंट तो आ नहीं रहा, तो हमने रिपीटेड डिवीजन मेथड इस्तेमाल करते हैं और ये ना च कन्वर्ट हो जाता है। अगर 0.5 हो, पॉइंट में रकम है और पॉइंट से पहले 0 हो, ठीक है? तो उसको हम बाइनरी नंबर के अंदर कन्वर्ट करते हैं रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन वाले तरीके से। अगर हमारे पास पॉइंट है, देखिए पॉइंट है लेकिन पॉइंट से पहले 0 नहीं है। ये रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन तब इस्तेमाल होता है, एक तो हमारे पास पॉइंट हो और दूसरा पॉइंट से पहले हमारे पास 0 होना चाहिए, ठीक है? अब अगर ये 1 पॉइंट, अब हम क्या करें? एक तो हमारे पास पॉइंट है, तो हमें लग रहा था कि शायद हम रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन इस्तेमाल कर लेंगे, वो तो ठीक है। लेकिन पॉइंट से पहले 0 नहीं है। पॉइंट से पहले हमारे पास 0 नहीं है बल्कि एक वैल्यू आ गई है, 1 आ गया है, तो हम क्या करेंगे? हम इसके फिर हम क्या करते हैं, हम दोनों मेथड इस्तेमाल करते हैं, रिपीटेड डिवीजन भी, रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन भी। कैसे? हम करेंगे 1.5 के 2 टुकड़े करेंगे। एक टुकड़ा हमारे पास बन जाएगा सिंपल, पॉइंट से पहले वाला 1, और एक हमारे पास बन जाएगा जब हम 1 निकल जाएगा तो बाकी क्या रह जाएगा 0.5। अब 1 को हम क्या करेंगे, 1 को ऊपर हम रिपीटेड सादी रकम बन गई है ना, तो हमने इस ऊपर इस्तेमाल करना है रिपीटेड डिवीजन मेथड, और 0.5 पॉइंट वाली रकम बन गई तो उस पर हमने इस्तेमाल करना है रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन मेथड, ठीक है? कैसे मैं आपको दोबारा बताती हूँ। आपके पास रकम अगर लिखी हुई है 15.30, ठीक है? अगर तो हमारे पास रकम होना 1500, ये एक सादी रकम है। इसको बाइनरी नंबर के अंदर हम कैसे कन्वर्ट करते हैं? हम इस्तेमाल करते हैं रिपीटेड डिवीजन मेथड, ठीक है? अगर आपके पास 0.1350 है, पॉइंट है और पॉइंट से पहले तो 0 आ रहा है, मतलब एक इतनी बहुत छोटी-सी वैल्यू है, पॉइंट से पहले 0, तो इसको हम बाइनरी नंबर के अंदर कैसे कन्वर्ट करेंगे? 1, 2, 3 के अंदर कैसे कन्वर्ट करेंगे? हम इस्तेमाल रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन मेथड, ठीक है? रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन। अगर मेरे पास लिखा हुआ है 15.30, अब एक पॉइंट तो है, लेकिन पॉइंट से पहले 0 नहीं है, और हम कब इस्तेमाल करते हैं रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन? जब पॉइंट हो और पॉइंट से पहले 0 हो। तो अब फिर मैं क्या करूँगी? मैं इसके 2 टुकड़े करूँगी। एक टुकड़ा हो जाएगा 15 वाला, और एक टुकड़ा जब ये दोनों निकल जाएँगे तो बाकी क्या रह जाएगा? बाकी रह जाएगा 0.30। बेशक आप डबल ज़ीरो मतलब इन दोनों खत्म कर दें, डबल 0.30 लिख लें, या आप इसको इससे देना 0.30 से, जो मर्ज़ी। दोनों का एक ही मतलब, डबल 0.30 लिख लें, 0.30। अब मुझे पता है ना 15 के ऊपर मैं क्या इस्तेमाल करूँगी? 15 के ऊपर मैं इस्तेमाल कर लूँगी रिपीटेड डिवीजन मेथड, और 0.30 कहाँ से मैं इस्तेमाल करूँगी? रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन मेथड। उन्होंने मुझे नहीं कहा, उन्होंने मुझे कहा था 13.50 को कन्वर्ट करें, लेकिन इसके लिए हमारे पास कोई मेथड नहीं होता। तो हम इसके 2 टुकड़े बनाते हैं, एक सादा वाला टुकड़ा, एक पॉइंट से पहले 0। तो ये अपने मेथड से चेंज हो जाएगा, ये अपने मेथड से चेंज हो जाएगा, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल अब आपके पास ये वाली एग्ज़ाम्पल है 15.875। अब मुझे बताएँ ये पॉइंट है, तो हमें पॉइंट रकम के साथ क्या इस्तेमाल करना है? रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन मेथड। लेकिन पॉइंट से पहले 0 नहीं है, पॉइंट से पहले तो 15 आ गया, तो अब हम क्या करेंगे? अब हम क्या करेंगे? ये जो हम कहते हैं कि ये ना हमारे पास क्या करेंगे? 15.875, एक तो यहाँ पर पॉइंट आ गया, लेकिन पॉइंट से पहले 0 नहीं आया, तो अब हम खुद 0 लेकर आएँगे ना, क्योंकि हम ऐसे ही हल कर सकते हैं। तो हम इसको कहते हैं कि इसका मतलब है, एक इसका मतलब है 15, 15 प्लस जब ये 15 निकल जाएगा तो इसका मतलब होगा 0.000, ये दोनों खत्म हो गए ना, तो 00 आगे 0.875। अब उन्होंने हमें कहा है कि आपने आंसर ना बाइनरी में देना है, तो 15 को मैं कैसे बाइनरी नंबर के अंदर चेंज कर लूँगी? 15 को बाइनरी नंबर के अंदर मैं चेंज कर लूँगी बाय यूजिंग रिपीटेड डिवीजन मेथड, और जो ये पॉइंट है और पॉइंट से पहले 0 है, इसको मैं कैसे बाइनरी नंबर के अंदर कन्वर्ट कर सकती हूँ? बाय यूजिंग रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन मेथड। फिर एक इसका जवाब आ जाएगा, एक इसका जवाब आ जाएगा, मैं दोनों को आपस में जमा कर लूँगी और मेरा आंसर बन जाएगा। यानी कि हमें इस मुश्किल नंबर के लिए कोई मेथड नहीं आता कि जिसके ज़रिए हम इसको बाइनरी नंबर के अंदर कन्वर्ट कर लें। फिर हम इसके 2 टुकड़े बना लेते हैं, एक टुकड़े के ऊपर हम रिपीटेड डिवीजन इस्तेमाल कर लिए होते हैं, एक के ऊपर रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन इस्तेमाल कर लेते हैं, 2 अलग-अलग आंसर आ जाए, उन दोनों को आपस में प्लस कर लेते हैं, ठीक है? फिर हमारा टोटल आंसर बन जाता है। पहले हमारे पास आसान सवाल थे, उनको हम फ़ौरन बाइनरी के अंदर कन्वर्ट कर लेते हैं। पॉइंट वाला था लेकिन पॉइंट से पहले 0 था, उसको फ़ौरन हम बाइनरी के अंदर कन्वर्ट कर लेते हैं। यहाँ पर पॉइंट है लेकिन पॉइंट से पहले 0 नहीं है बल्कि एक और नंबर आ गया, तो फिर हमने क्या किया? हमने इसके 2 पार्ट किए। एक पार्ट हमारे पास एक इस तरफ चला गया, एक के हम पॉइंट में, और पॉइंट से पहले 0 आ गया। जैसे पॉइंट से पहले 0 है, उसको तो हम मल्टीप्लिकेशन वाले से हल कर लेंगे, जो दूसरा है उसको पीरियड डिवीजन के साथ हल कर लेंगे, उन दोनों को आपस में जमा कर लेंगे, टोटल आंसर बन जाएगा, ठीक है? इसके ना हम एंड पे की बना लेंगे ताकि हमें पता लग जाए कहाँ पर हमने क्या इस्तेमाल करना है। अब 15.875 जैसे मैंने आपको बताया कि 2 टुकड़े कर लिए, एक 15 वाला कर लिया और एक 0.875 वाला कर लिया। अब 15 वाले को मैंने क्या करना है? 15 वाले के लिए तो ज़ाहिर सी बात है रिपीटेड डिवीजन मेथड इस्तेमाल करना है। रिपीटेड डिवीजन मेथड क्या मतलब है? 3 डब्बे बनाए, डी, क्यू, आर वाले डब्बे बनाए मैंने पहले। यहाँ पर हमारे पास 11 क्यों आ रहा है भला? 1 मिनट।
आपकी बुक वाले ने गलती लिखी हो, यहाँ पर 11 होगा, ठीक है? तभी तो यहाँ 11 को 2 से डिवाइड करें। अगर 15 होता तो यहाँ पर लिखना 15 को डिवाइड करो, तो यहाँ पर भी 11 है और यहाँ पर भी 11 अपनी बुक के अंदर बेशक चेंज नहीं कर ली कि उन्होंने रकम हमारे पास असल में 11 दी हुई है। यानी कि अगर हमारे पास 11 होगा, तो 11 को हम क्या करेंगे 2 टुकड़े बना लेंगे। एक टुकड़ा होगा 11 वाला और एक टुकड़ा होगा 0.875 वाला। तो 11 वाले को हमने अलग कन्वर्ट करना है, इसको अलग करना है। तो 11 को 2 से पहले डिवाइड कर लिया यानी कि 2। पहले हमने 11 वाला टुकड़ा हल कर रहे हैं, ठीक है? और फिर हम कौन-सा टुकड़ा इस्तेमाल हल करेंगे, फिर हम 0.875 वाला टुकड़ा हल करेंगे। तो पहले 11 को 2 से डिवाइड किया, क्वोशिएंट, रिमाइंडर, फिर हमने क्या करना होता है क्वेश्चन को पकड़ना होता है, फिर 2 से डिवाइड किया, 2 आ गया, फिर 2 को पकड़ा, 2 से डिवाइड किया 1 और 0। और मैंने आपको बताया था कि 1 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे, ज़ाहिर-सी बात है 1 को भी तो 2 से डिवाइड ही करना है ना, क्योंकि हमें पता है हम तब तक हल कर जाएँगे तो हमारा क्वेश्चन 0 नहीं आ जाएगा। तो 1 को 2 से डिवाइड करें कैलकुलेटर पे, तो वो आपको कहेगा या अगर आप खुद भी हल करना चाहें, 1 को 2 के साथ डिवाइड करेंगे तो 2 0 पॉइंट यहाँ पर अपने पास 0 लगाते हैं, फिर 5 ज़ा 10 बनता है और कुछ भी नहीं बचता। यानी कि ऊपर आपके पास आ जाएगा क्वोशिएंट आपका बन रहा है 0.5 और रिमाइंडर आपका बन रहा है 0। लेकिन आपने अपने पास याद रखना होता है कि यहाँ पर क्वोशिएंट है 0 और रिमाइंडर है 1, ठीक है? क्वोशिएंट है 0 और रिमाइंडर है 1, ठीक है? ये 0 और 1 आपने याद करना होता है और जैसे 0 1 हमारे पास आंसर आ जाए, हमारे पास खत्म हो गया। फिर हमने इसको पढ़ना आंसर लिखना है, लेकिन आंसर हमेशा डिवीजन में नीचे से ऊपर जाते हैं, यानी कि हमने इसको पढ़ना है 1 0 1 1 1 0 1 1 और जो बच्चा लिखेगा ना कि इसका मतलब होता है 1 1 0 1। देखिए मेरा है 1 0 1 1, उसका है 1 1, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है? ये हो गया। फिर उसके बाद हमने लिखना होता है, आपकी बुक में लिखा होता है फॉर द डेसिमल फ्रैक्शन, जो दूसरा हिस्सा था ना 0.875, उसको भी तो हमने बाइनरी के अंदर ही कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे, रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन मेथड, यानी कि मल्टीप्लिकेशन, इंटीजर पार्ट और फ्रैक्शन। पहले मैंने ये लिया, इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, अब ये बन गया। देखिए इसमें भी क्या किया, 1 अलग कर दिया, बाकी 0.75। देखिए पॉइंट से पहले 0 ही आ रहा होता है, रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन में हमेशा पॉइंट से पहले सिर्फ 0 रहता है, ठीक है? फिर मैंने 0.75 मतलब इसी को पकड़ा, फिर 2 से मल्टीप्लाई किया, ये बन गया। इसके 2 टुकड़े किए, एक 1 वाला और एक 0.5 वाला, यानी कि ये वही टुकड़े जैसे अब हमने ऊपर टुकड़े किए थे इस रकम के। जैसे हमने इस रकम के 2 टुकड़े किए थे, वैसे ही वही मेथड इस्तेमाल हो रहा होता है कि एक तरफ 1 चला गया और एक तरफ 0.5 आ गया। 0.5 हो गया, अब ये वाला इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 10 बन जाए 1 बन जाएगा और 1 का मतलब होता है 1 और आगे कुछ भी नहीं, ठीक है? 1 और आगे कुछ भी नहीं। तो जैसे ही हमारा फ्रैक्शन पार्ट 0 हो जाएगा, हमारा आंसर खत्म हो गया। लेकिन यहाँ पर हमने नीचे से ऊपर आना है, ठीक है? यहाँ पर हम रिमाइंडर वाले डब्बे को देखते थे, लेकिन नीचे से ऊपर जाते थे और यहाँ पर हम इंटीजर को देखेंगे, लेकिन ऊपर से नीचे आते हुए, ठीक है? और आपने खुद याद करना है कि मैंने इस वाली वैल्यू को उठाकर लिख देना है, या इस वाली की वैल्यू को, और इसमें से वो लिखना है, या इसको लिखना है, ठीक है? फिर मैं नीचे आकर पढ़ना शुरू किया तो ये हमारे पास बन जाता है, कितना बनता है? ये 1 2 3, ये 1 2 3 तो लिख दिया, लेकिन मैंने आपको बताया था ना कि आपने अपने पास एक पॉइंट लगाना है और मल्टीप्लिकेशन तभी हम इस्तेमाल करें जब पॉइंट से पहले 0 हो, यानी कि आपने अपने आंसर में ना खुद ब खुद पॉइंट 0 लगा देना है, पॉइंट और उससे पहले 0। आंसर हमारे पास बन रहा था 1 1 1, कि जब हमारे पास रकम थी ना 0.875, उसको हमने हल किया, हमारे पास आंसर आ गया 1 1 1। लेकिन मल्टीप्लिकेशन का ये मतलब होता है पॉइंट लगाएं और आ गया 0 0 पॉइंट अपने पास से आप लगा देंगे, आपका आंसर बन जाएगा, ठीक है? ये अब बन गया। फिर हमने कहना है हमारा सवाल तो ये वाला था, तो इस सवाल क्या मतलब होगा कि इस सवाल में आपने लिखने हैं दोनों। अब ये भी हमारा जवाब है और ये भी हमारा जवाब है। 11 को हल करेंगे तो ये हल बन जाएगा, दूसरे हिस्से को हल करेंगे तो ये बन जाएगा। अब हम क्या करेंगे, पहले उठाकर ये वाला लिख दें, सारा उठाकर लिख दिया, पॉइंट लगाएं, पॉइंट ये वाला लिखा, ये वाला पॉइंट लगाएं और ये वाली रकम लिख दें, ये वाला लिखें, ऊपर वाला सारा पॉइंट लगाएं और नीचे वाली रकम उठाकर लिख दें, बस ये आपका आंसर बन जाएगा, ठीक है? अब ना हम इनको याद करने के लिए ना एक ही बना लेते हैं, ठीक है? तो पहले पार्ट के अंदर हमने देखा था कि हमारे पास कौन-सा नंबर था, हमारे पास एक डेसिमल नंबर था, नहीं बाइनरी नंबर था, हाँ, बाइनरी नंबर थे, ठीक है? उनको हम कन्वर्ट कर रहे थे डेसिमल के अंदर। बाइनरी नंबर थे, ठीक है? अब बाइनरी नंबर तो हमेशा ज़ाहिर-सी बात है, बाइनरी नंबर भी 2 तरह के थे। एक हमारे पास सिंपल से नंबर होते हैं जिनके अंदर तो कोई पॉइंट ही नहीं आ रहा होता, ठीक है? और एक या फिर वो हमें पॉइंट वाली रकम दे देंगे और कहेंगे कि आप इसको डेसिमल के अंदर चेंज करें या पॉइंट वाली रकम को डेसिमल के अंदर चेंज करें। दो तरीका दोनों का एक ही होता है। बस सिंपल में क्या होता है, सिंपल में हमें माइनस नहीं लगाना पड़ता और अगर रकम के अंदर पॉइंट है तो फिर जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल बाइनरी नंबर है ना, मैं अगर आपको कहती हूँ 1 0 1 1 को डेसिमल में चेंज करें, ठीक है? तो आपने क्या करना था, आपने लिखना था 1 0 1 1 आगे ऐसे, और फिर आपने 2 डालना था, 2 2 2 पावर 0 1 2 3 और फिर सारा आपने हल कर देना था, ठीक है? आपने बाइनरी को डेसिमल के अंदर चेंज कर दिया। या फिर ये भी तो हो सकता है ना कि मैं आपको ये वाली वैल्यू दे रही हूँ 1 पॉइंट
10.11 ये सारी रकम थी। ये थी 1011 ये भी है 1011 लेकिन दरमियान में पॉइंट है और मैं कहूँ कि इसको आप डेसिमल में चेंज करें, ठीक है? मेरी मर्ज़ी है ना, मैं बाइनरी नंबर ये भी दे सकती हूँ और मैं पॉइंट वाला भी बाइनरी नंबर दे सकती हूँ। सॉरी यहाँ पर कोई पॉइंट नहीं है, ठीक है? अब आप मैंने बताया था ना कि आपने यहाँ पर भी रकम लिखनी है 10 पॉइंट लिखें, 11 सारी रकम उतार लें, मल्टीप्लाई के निशान लगाएँ, 2 लिखें, 2 लिखें, 2 लिखें, 2 लिखें। जो पॉइंट के नीचे वाली रकम होगी वो सारी यानी कि सारी नेगेटिव बनेगी और ये पॉइंट के ऊपर वाली हैं ये सारी पॉजिटिव बन जाएँगी। लेकिन जो पॉइंट के बिल्कुल ऊपर है उसके साथ 2 की पावर 0 लिखना है बस। तो 2 की पावर 0 है तो ऊपर वाली 1 हो जाएगी। तो ये 0 है तो ये 1 और ये 2। लेकिन बस क्या फ़र्क है ये -1 और ये -2। 0 के साथ हमेशा वैसे ही होते हैं काउंटिंग आती है ना 0, 1, 2, 3 यानी कि 0 के साथ लगा हुआ 1 तो यहाँ भी 0 के साथ लगा हुआ 1, 2 लेकिन ये पॉइंट के नीचे वाली थी और मैंने यहाँ पर लिखा भी है नेगेटिव यानी कि अपने पास यहाँ पर माइनस और माइनस लगा दें, ठीक है? फिर ये हमारे पास 1 मल्टीप्लाई 1 सॉरी 0 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 2 की पावर 1 कैलकुलेटर से भी कर लेंगे तो वो आ जाएगा 2 2 की पावर 0 1 होती है 2 की पावर -1 का हमें नहीं पता होता तो हम अपने पास से कैलकुलेटर से फाइंड कर लेते हैं कि अगर 2 की पावर 1 का मतलब होगा 2 तो 2 की पावर -1 का मतलब होगा इसका उल्टा यानी कि 1/2 ठीक है। तो यहाँ पर अपने पास है अपने 1/2 लिख देना है 2 की पावर -2 2 की पावर 2 का मतलब होता है हमारे पास 4 तो 2 की पावर -2 का मतलब होगा 1/4 तो यहाँ से आप अपने पास से 1/4 लिख लें, ठीक है। फिर आप 2 1 ज़ार 2 यहाँ पर 0 और यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 1/2 और 1/4 इन सारी रकमों को आप आपस में प्लस कर दें और आप यहाँ पर जवाब लिख दें। फॉर एग्जांपल मैंने नहीं किया फॉर एग्जांपल आपका जवाब 26 आ रहा है आप 26 लिख दें, ठीक है। वैसे पॉइंट में आना है देखिए अगर कैलकुलेटर पे करें ना 1.2 करेंगे तो फॉर एग्जांपल 2.6 जो भी आपका आंसर आ गया डेसिमल के अंदर आ गया और यहाँ पर भी जो सारा आंसर आता है उसको आपस में ऐड करेंगे और फॉर एग्जाम्पल 26 आ गया, ठीक है। जो सारी रकमें आई थी ना आपस में प्लस कर दिया 26 बन गया और यहाँ पर जो भी बन गया 2.6 वो हमारा लेकिन हमने एक बाइनरी को डेसिमल के अंदर कन्वर्ट कर लिया, एक बाइनरी को डेसिमल के अंदर कन्वर्ट करना सबसे ज़्यादा आसान होता है। असल मुश्किल होती है डेसिमल को बाइनरी के अंदर कन्वर्ट करना, ठीक है। अब हमने आज वाली वीडियो स्टार्ट की थी उसके अंदर हमने लिखा था पार्ट 2 के अंदर कि अगर हमारे पास एक डेसिमल नंबर होगा और उसको हमने बाइनरी के अंदर कन्वर्ट करना है तो हम क्या करें, ठीक है। अब डेसिमल नंबर तो वो हमें कोई भी दे सकते हैं, ठीक है। मैं आपको यहाँ अलग-अलग करके दिखाती हूँ। फॉर एग्जांपल अगर उन्होंने आपको डेसिमल नंबर दे दिया 15 15 का क्या मतलब है यानी कि इसमें तो कोई पॉइंट ही नहीं है, ठीक है। 15 का क्या मतलब है इसमें कोई पॉइंट नहीं है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे मैंने आपको बताया था अगर आपके पास सादी रकम है आपके पास क्या है अगर आपके पास सादी रकम है तो आपने इस्तेमाल करना है रिपीटेड डिवीजन मेथड, ठीक है। रिपीटेड डिवीजन मेथड में 3 डब्बे बनाते हैं डिवीजन DQR क्वेश्चन और रिमाइंडर, ठीक है। यानी कि आप पहले इसे डिवाइड करेंगे 2 से जब आप तो आपने खुद करना है कैलकुलेटर पे बिल्कुल नहीं करना आपने याद रखना कि डिवीजन में कैलकुलेटर पे नहीं होगा। तो 15 डिवाइड बाय 2 2 7 बारी 14 और 1 रह जाएगा 15 मतलब 14 आता है 15 तो नहीं आ सकता तो 14 और 15 यानी कि 1 तो रह ही जाएगा। तो जो 7 है वो क्वोशिएंट है और जो 1 बच जाने वाला है जो नहीं आ सका वो रिमाइंडर है। तो क्वेश्चन के नीचे 7 लिखा यहाँ पर रिमाइंडर लिखा, ठीक है। और क्वोशिएंट को उठा कर दोबारा लिखना होता है, ठीक है। 2 करेंगे तो हमारे पास 2 3 बार 6 और 1 यहाँ पर रह जाएगा। अब दोबारा से ले जाएँ, ठीक है। तो आपके पास बन जाएगा 2 1 बार 2 और 1 रह जाएगा। अब हम मैंने बताया था कि 1 डिवाइड बाय 2 हालाँकि अगर हम 1 को 2 पे डिवाइड कर लें तो 0 पॉइंट यहाँ पर 0 लगाएँगे और 5 मर्तबा 10 इसका मतलब होता है इसका क्वोशिएंट 0 पॉइंट है और रिमाइंडर 0 है। लेकिन यहाँ पर वो कहते हैं आपने 1 और 0 बस याद कर लेना है। जब भी आपका रिमाइंडर 0 बन जाएगा तो आपका आंसर ख़त्म हो गया। अब आपने आगे-आगे उठा कर नहीं लिखना, ठीक है। आप ऐसे ना हो कि दोबारा 1 लिख दें, 2 से डिवाइड कर दें। अगर आपका क्वेश्चन 0 आ गया तो आपने बस यहीं पर सवाल ख़त्म कर देने हैं, ठीक है। दोबारा नहीं लिखना आगे जाकर। अभी आपका 0 आ गया है, ठीक है। और सॉरी क्वेश्चन जब आपका क्वेश्चन आ जाएगा 1 एंड देन 0 जब आपका क्वेश्चन पर क्या बनता है सॉरी क्वेश्चन में आता है 0 और यहाँ पर आता है 1 यार मैं याद करना मैं खुद भूल गया 0 और 1 कि हालांकि हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन क्या बन रहा था 0.5 बन रहा था लेकिन हमने यहाँ पर लिख देना 0 और रिमाइंडर हमारा 0 रह रहा था कुछ भी नहीं ना बचता जब 0.5 आ जाए तो लेकिन हमने यहाँ पर लिख देना 1 तो ये 0 और 1 लिख देना है। तो हमें लग रहा था शायद इसको भी हमने और आगे हल करना है यानी कि 0 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो आगे जाहिर सी बात है हल तो होता ही रहेगा 0 आ जाएगा लेकिन वो कह रहे हैं जब भी आपका क्वेश्चन 0 आ जाएगा ना हालाँकि हम हल कर सकते हैं 0 को 2 से डिवाइड करें और आगे तो आपने आगे हल ही नहीं करना, आपने फ़ौरन ख़त्म कर देना है। जब भी आपका क्वोशिएंट जो है वो 0 आ जाएगा आपने हल करना ख़त्म कर देना है और फिर आपने ये वाली रकम लेनी है और इसको आपने कैसे पढ़ना ऊपर से नीचे जाना है या नीचे से ऊपर आना है। डिवाइड वाले क्वेश्चन में जो आप मतलब पहले आपने देखा क्वेश्चन 0 हो गया, सवाल ख़त्म हो गया। अब आप रिमाइंडर वाले डब्बे में आ जाइए, रिमाइंडर वाले डब्बे को आपने नीचे से ऊपर पढ़ना शुरू करना है। यानी कि आपने इसको ऐसे पढ़ना है कि हमारा आंसर बन रहा है 0 सॉरी ये तो 1 1 1 1 1 1 1 1
और पावर 2, यानी कि मैंने कन्वर्ट कर दिया। मैंने 15 था उसको कन्वर्ट कर दिया 1 1 1 1 बाइनरी सिस्टम के अंदर, ठीक है। अगर अब दूसरी अगर हम देखते हैं, अगर वो हमें कहें कि 0.5 है, या अगर वो हमें कह दे 15 था ना, तो अगर हम पॉइंट लगा दें 1.5 है, तो देखिए पॉइंट है लेकिन पॉइंट से पहले ज़ीरो नहीं है, तो ये मुश्किल सवाल होता है। पॉइंट है लेकिन पॉइंट से पहले ज़ीरो नहीं है, तो इसको हमने बाइनरी नंबर के अंदर कन्वर्ट करना है, तो ये मुश्किल है, ठीक है। तो उसको मैं बाद में बताऊँगी। अगर तो वो हमें कहते यहाँ पर 1 होता ही ना, बल्कि 0.5 होता। अब देखिए एक तो पॉइंट है, 2 चीज़ें देखनी है, एक पॉइंट है और पॉइंट से पहले ज़ीरो है, तो ये बहुत आसान है। इसमें क्या करना है, एक आपने देखा पॉइंट है, हमने देखा इस रकम के अंदर पॉइंट है और पॉइंट से पहले क्या लिखा हुआ था, ज़ीरो लिखा हुआ था। पॉइंट है और पॉइंट से पहले ज़ीरो है, तो ये बड़ी आसान है। बस आपने यहाँ पर क्या इस्तेमाल करना है, रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन मेथड इस्तेमाल करें। रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन मेथड का एक मतलब ये होता है आप 3 खाने बनाएं। एक आप बनाएं MIF, मल्टीप्लिकेशन इंटीग्रेशन फ्रैक्शन, फ्रैक्शनल पार्ट, उसको हल करते जाना है जब तक कि आपका फ्रैक्शन ज़ीरो ना हो जाए। अगर ज़ीरो ना हो तो फिर आपने पॉइंट पॉइंट डाल देना, यानी कि आपने 3 डब्बे बनाए, मल्टीप्लिकेशन, इंटीजर और फ्रैक्शनल पार्ट। तो आप अपनी रकम को पकड़ें, 0.5 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो आंसर बन जाएगा 1, 1.0। चलिए 1 कर लें। अब 1 का ये मतलब होता है 1 और 0। चलिए हमारा सवाल फ़ौरन ही हल हो गया। अब आपका फ्रैक्शन वाला आंसर आ गया 0। 0 का मतलब अब आगे हल नहीं करना, यानी आपने ये नहीं करना कि 0 को 2 से मल्टीप्लाई करें और 0, और 0 का मतलब होगा 0 और 0। बस आपका फ्रैक्शन 0 आ गया, ख़त्म। आगे से हल ही नहीं करना। वैसे हल हो सकते हैं लेकिन आपने हल नहीं करना। बस फ्रैक्शन का मतलब 0 मतलब हल नहीं करना। और जो आपने आंसर पढ़ना है उसे कैसे, अगर यहाँ से नीचे से ऊपर जाते तो ऊपर से आपने जो इंटीजर वाला हिस्सा है ना, फ्रैक्शन का मतलब ज़ीरो, मतलब इसको अब ख़त्म ख़त्म हो गया आपका सवाल, सारा सवाल ख़त्म हो गया जवाब। अब जो एम वाला डब्बा उसको हमें देखना है, लेकिन पहले हम देखते थे नीचे से ऊपर जाते थे, अब आपने ऊपर से नीचे आना है। अब मेरे पास रकम ही 1 है तो मैं 1 ही लिख दूँगी, यानी कि अगर हम 0.5 जो डेसिमल है इसको अगर हम कन्वर्ट करें इसका मतलब होता है 1। कितना छोटा सा आंसर है, इनके 0.5 का असल में मतलब होता है 1 सिर्फ। अब जो ये वाली रकम है, इसमें क्या मुश्किल, एक तो ये है सादी रकम नहीं है, इसमें पॉइंट आ गया है। अगर सादी होती तो हम ऐसे हल कर लेते। अगर इसमें पॉइंट है और इससे पहले ज़ीरो होता तो हम ये वाला मेथड इस्तेमाल कर लेते। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास या सिर्फ ये सादी रकमों के लिए मेथड होता है, या सिर्फ जो जिनके पॉइंट से पहले ज़ीरो आ जाते हैं। यहाँ पर एक तो ये सादी नहीं है कि हम ये इस्तेमाल कर लें, पॉइंट है लेकिन पॉइंट से पहले ज़ीरो नहीं है कि हम ये इस्तेमाल कर लें, फिर हम जानबूझ के इसके 2 पार्ट कर लेंगे। हम बताएँ इसका 1.5 का मतलब होता है एक 1 और पॉइंट, पॉइंट को मतलब 1 अलग कर लिया और बाकी रह गया 0.5, ठीक है। 1 अलग कर ली और बाकी रह जाता है 0.5, यानी कि 1 मैंने अलग कर लिया तो 1 की जगह मैंने 0 लगा दी, 0.5 कैलकुलेटर पे भी कर लें। अगर आप 1 प्लस 0.5 करेंगे तो ये बन जाता है कि 1.5 का हमेशा 2 टुकड़े होते हैं, एक होता है 1 और एक होता है 0.5। अब मुझे पता उन्होंने हमसे ये तो नहीं कहा कि आप बताएं 1 के कितने टुकड़े, उन्होंने कहा है कि जो आंसर होना चाहिए ना वो आपके इसके अंदर होना चाहिए बाइनरी नंबर के अंदर। तो अब मुझे बताएं 1 को मैं बाइनरी नंबर कैसे कैसे कन्वर्ट करूँगी। पहले मैं इसमें 2 हिस्से करूँगी। पहले मैं लिखूँगी कि मैं अपना जो 1 है ना, इसको बाइनरी नंबर के अंदर चेंज कर दूँगी। कैसे करूँगी, वही मैं रिपीटेड डिवीज़न मेथड इस्तेमाल करूँगी, ठीक है। यानी कि मैं 3 डब्बे बनाऊँगी, डिवीज़न, क्वोटिएंट, मल्टीप्लिकेशन। उसका मेरा एक जवाब आ जाएगा, ठीक है। इतनी जल्दी से आ जाएगा। फिर मैं अपना 0.5 पकड़ूँगी, फिर मैं लिखूँगी कि मेरे पास दूसरा टुकड़ा था ना 0.5, मैं 0.5 को कन्वर्ट कर दूँगी एक बाइनरी नंबर के अंदर। अब देखिए पॉइंट है और पॉइंट से पहले 0 है, तो हम क्या करेंगे, हम इस्तेमाल करेंगे रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन मेथड, यानी कि 3 डिब्बे बनाएँगे, मल्टीप्लिकेशन, इंटीजर, फ्रैक्शन। फिर मैं यहाँ से एक आंसर लिख लूँगी, ठीक है। ये मेरा आंसर आ गया। अब 2 आंसर आ गए, एक ये वाला है और एक ये वाला है। अब एक ही आंसर सही हो सकता है ना, तो फिर मैं इन दोनों को आपस में जमा करूँगी। बेशक आप कैलकुलेटर इस्तेमाल कर लें, ठीक है। इन दोनों को आपने पकड़ना है, ठीक है। इन दोनों को आप लें और आपने यहाँ पर ना ऐसे इस्तेमाल कर लेने हैं, ठीक है। और वो आपने यहाँ पर आप कैलकुलेटर इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा मुझे एक पॉइंट याद आया कि ना हमारे पास 1 तो नहीं बनता था, मैंने आपको पहले बताया था, मैं खुद भूल गई हूँ कि जब देखें 0.5 आंसर के अंदर हम क्वेश्चन जो है वो पॉइंट वाला है और हम दे रहे हैं सिर्फ जवाब 1 के अंदर, तो हमने क्या करना है, 1 तो 1 है, पॉइंट अपने पास से और उससे पहले 0 था तो आप अपने पास 0, 0.1, यानी कि जो भी आपके पास आंसर आ जाएगा ना, पीरियड मल्टीप्लिकेशन का मतलब है जो भी आंसर आ जाए उससे पहले 0.0 आपने खुद लगा देना है। यानी कि अगर मैं हल कर रही थी ना, इसका तो यही आंसर बनता है, इसका आंसर 1 नहीं है, आपने याद 1 है लेकिन अपने पास से जानबूझकर 0.0 आपने लगा देना है, ठीक है। अब यहाँ पर भी आपने वही करना है, जो आपका आंसर आया होगा ना, फॉर एग्जाम्पल मेरा आंसर आ रहा था 10, तो 10 लिखें, 0.0 अपने पास से लगा दें, 0.0 अपने पास से लगा दें, ठीक है। तो उसके बाद इन दोनों को कैलकुलेटर पे जमा कर लें। अब तक आपको ये समझ आई कि आप ये सारे सवाल कैलकुलेटर से हल कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ क्वेश्चन और रिमाइंडर वाले नहीं, क्योंकि कैलकुलेटर एक जवाब देता है और हमें 2 हिस्से चाहिए होते हैं, ठीक है।
अब मल्टीप्लिकेशन में कैलकुलेटर हमें 2 हिस्से दे देते हैं, मतलब एक ही सवाल दे रहे हैं, हम खुद उसको 2 टुकड़ों के अंदर तकसीम कर लेते हैं। सिर्फ़ इस सवाल के अंदर कैलकुलेटर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, ठीक है? अगर ठीक है। वैसे ना मैंने पहले नीट की बनाई थी, लेकिन आपको साथ-साथ समझाते-समझाते और फिर मतलब मुझसे अब आगे नहीं करना और फिर ऐसी लाइनें बन गई, आपका अगर दिल करे तो आप इसे नीट की बना लें, जिसके अंदर आप लिखेंगे कि कहाँ पर हमें रिपीट डिवीजन इस्तेमाल करनी है, कहाँ पर रिपीट मल्टीप्लिकेशन इस्तेमाल करनी है और कहाँ पर दोनों इस्तेमाल करनी है। और रिपीट डिवीजन के अंदर कितने डब्बे होते हैं और कौन सा डब्बा बार-बार देखना होता है। रिपीट मल्टीप्लिकेशन के अंदर कौन से डब्बे होते हैं, कौन सा डब्बा बार-बार देखना होता है और इसके अंदर तो 2 बनाने होते हैं, ठीक है। रिपीट डिवीजन के अंदर हम नीचे से ऊपर देख रहे होते हैं, मल्टीप्लिकेशन में हम ऊपर से नीचे देख रहे होते हैं और तीसरा जो जिसके अंदर हमें दोनों आपस में जमा करना होता है। लेकिन रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन वाले के अंदर सिर्फ एक एंड वाली एक्स्ट्रा बात है कि जो भी आपका आंसर आएगा उससे पहले आपने जानबूझकर 0 पॉइंट लगा देना है, ठीक है। यानी कि अगर आपने ना मल्टीप्लिकेशन वाला तरीका इस्तेमाल किया है, ठीक है, और आपका आंसर आ गया 1 0 0 1 0, आपने ये नहीं लिखना, आपने लिखना है 1 0 0 1 0, अपने पास से पॉइंट 01। मल्टीप्लिकेशन वाले का आंसर आपने हमेशा पॉइंट में देना है, ठीक है। अब अगला ना हमने पहले देखा है कि ना कोई भी हमारे पास पहले हमने देखा था ना कि हमारे पास डेसिमल वाली चीज़ें थी, बाइनरी वाली चीज़ें उनको डेसिमल के अंदर कन्वर्ट करना था, ठीक है। फिर हमने देखा था डेसिमल वाली चीज़ें उनको अंदर हमने बाइनरी के अंदर कन्वर्ट करना था, यानी कि हमारे पास बाइनरी नंबर आ गए हैं। अब 2 बाइनरी नंबर को कैसे ऐड करते हैं, यानी कि एक बाइनरी नंबर है, दूसरा बाइनरी नंबर है, उनको हम कैसे ऐड कर सकते हैं, ठीक है। या फिर हम उनको कैसे माइनस कर सकते हैं या फिर हम उनको कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं या कैसे डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। दोनों बाइनरी नंबर्स हैं, लेकिन हम उनको कैसे, हमें पता है ना 5 और 5 क्या होता है, फ़ौरन बता दें 10। लेकिन अगर मैं आपको 0 0 0 1 1 1 0 0 0 2, तो आप क्या कहेंगे? आप अब ये बाइनरी आप कहेंगे 3 0 0 और 2। ये डेसिमल सिस्टम होता है, बाइनरी सिस्टम नहीं है। बाइनरी का तो ये मतलब होता है कि आप ना 2 इस्तेमाल कर सकते हैं, ना 3 इस्तेमाल कर सकते हैं, तो फिर ये वाला जवाब तो गलत हो गया। यानी कि अगर मैं आपको ना कि बाइनरी सिस्टम के अंदर मुझे जवाब चाहिए, तो इसका मतलब होगा जवाब के अंदर आपने सिर्फ 0 1 1 0 ऐसे इस्तेमाल करना है। आप ये वाला जवाब नहीं दे सकते, 2 या 3 वाला आपका जवाब ठीक है, लेकिन ये बाइनरी सिस्टम के अंदर ठीक नहीं है। अब उन्होंने कहा है बाइनरी एडिशन, यानी कि ये सवाल देखिए, ये बाइनरी है ना, ये सवाल इतना है 1 1 1 0, मैंने खुला करके लिखा है 1 1 1 0 1, अगला सवाल है 1 1 0 1 1, ये तो हो गया बाइनरी नंबर, इनको ऐड करना है। अब आपको लग रहा है कि 1 1 1 2, यानी कि मैं यहाँ 2 लिखूँ, लेकिन आप मुझे बताइए 2 को बाइनरी सिस्टम में आता है, नहीं आता। यानी कि हमने क्या करना है, हमने सारे जवाब 1 और 0 में देने हैं। तो मैंने क्या करना है, सबसे पहले तो मेरे पास आ गए 2, ठीक है। देखिए अगर मैं आपको प्लस वाले सवाल करवाती हूँ या फिर माइनस वाले हम सवाल करेंगे। अब 1 और 1, जी मुझे पता है ना 1 और 1 आंसर मेरा आ रहा था 2, लेकिन 2 मैं नहीं लिख सकती। तो फिर मैं क्या करूँगी, वही मैं करूँगी कि 2 मैं क्या करूँगी, 2 तो एक डेसिमल नंबर है और मुझे डेसिमल नंबर तो चाहिए ही नहीं। मुझे क्या चाहिए, मुझे तो एक बाइनरी नंबर चाहिए। और डेसिमल को बाइनरी नंबर के अंदर कैसे कन्वर्ट करते हैं, वो हमने पहले पार्ट के अंदर देखा था कि किसी भी डेसिमल को बाइनरी के अंदर हम चेंज कर लेंगे। कैसे हम चेंज कर लेंगे, हम इस्तेमाल कर लेंगे रिपीटेड डिवीजन मेथड, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास 2 है ना, तो 2 को मैं 2 के साथ डिवाइड करती हूँ, तो ये हमारे पास, आपने ना इतना वो 3 डब्बे नहीं बनाने कि डिवीजन रिपीटेशन वाला, ठीक है। बस आपने ना ऐसे कर लेना है, मैं बताती हूँ। हालाँकि डेसिमल को बाइनरी के अंदर कन्वर्ट करने रिपीट डिवीजन इस्तेमाल कर सकते हैं, रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मेरी रकम जो है 2, वो एक सादे से रकम है, यानी कि मैंने तो रिपीट डिवीजन इस्तेमाल करना है। अब फिर मैं क्या करूँगी, मैं फिर 3 डब्बे बनाऊँगी, डिवीजन, क्वोशिएंट, रिमाइंडर, हल करती जाऊँ, आंसर मेरे पास जब 0 आ जाए फिर मैं नीचे से ऊपर पढ़ना शुरू करूँ, नीचे से ऊपर पढ़ना शुरू करूँ, ठीक है। नहीं, आपने बस ये करना है, आपका जो आंसर आया है ना उसको 2 पे डिवाइड करें, पूरा डिवाइड हो जाता है, ये ऐसे कर लें, ये देखिए 2 है ये मेरा, और 2 बाय डिवाइड कर लें, 2 1 ज़ा 2 0। आपका 1 जो है वो क्वोशिएंट है और r जो है वो रिमाइंडर है। आपने पता है क्या करना है, आपने जो क्वोशिएंट वाला है ना और जो रिमाइंडर वाला है, ठीक है। अब मतलब मेरे पास 2 चीज़ें बन गई, एक 1 है और एक 0 है। तो जो आपने अपना क्वोशिएंट वाला है ना उसको आगे ले जाना है, ठीक है, और रिमाइंडर वाला नीचे। यानी कि नीचे वाली रकम थी ना, देखिए जो नीचे वाली रकम थी वो यहाँ पर मैंने लिख दी और बाकी एक को मैं कैरी ले गई, ठीक है। क्या किया मैंने, मेरे पास 2 आ रहा था, मेरे 1 और 1 को जमा किया तो 2 आ रहा था, लेकिन मैं 2 नहीं लिख सकती थी। फिर मैंने क्या, मैंने 2 को 2 पे डिवाइड करना है, ठीक है। तो 2 1 ज़ा 2 होता है और नीचे 0 रह जाते हैं। अब जो नीचे वाली रकम है वो यहाँ पर मैं नीचे लिख दी और 1 मेरे ऊपर चला गया। अब देखिए 1 0 1 2, 2 तो हम लिख नहीं सकते, फिर दोबारा आपने ऐसे करना है 2 2 1 ज़ा 2 और 0, यानी कि 1 ऊपर ऊपर वाला रकम ऊपर आ गई। ये देखिए इन दोनों को हल के 2 है ना, तो 2 का 1 यहाँ पर और कैरी आगे चला गया, कैरी हमेशा अगली जगह पे जाता है। अब फिर मैंने 1 और 1 2, 2 का मतलब होता है 10, तो 0 यहाँ पर और 1 यहाँ पर। वैसे जब आप बार-बार ऐड करते हैं ना बाइनरी सिस्टम वाला, आपको खुद ही याद हो जाता है कि 2 का मतलब होता है 10 और 3 का मतलब होता है 11। अब 1 2 3,
अब इन तीनों को जमा करूँ तो मेरे पास बन रहा है 3 1, आपकी बुक में लिखा है 1 1 1 और ये हो रहा है 3, लेकिन 3 तो मैं लिख नहीं सकती, तो फिर मैं क्या करूँगी 3 को 2 पे ले जाऊँगी, तो 2 1s आर 2 और नीचे रह जाता है 1। ये मेरा क्वोशिएंट और ये मेरा रिमाइंडर, तो नीचे वाली रकम को मैंने यहाँ पर नीचे लिख दिया r, और जो 1 था वो मैं कैरी लेगी, कैरी हमेशा अगले डब्बे पे जाता है, ठीक है। जैसे अगर हमने डब्बे बनाए हों तो 1 2 3 3 का मतलब होता है 11, तो 1 यहाँ पर लिखा और अगला एक अगले डब्बे पे लेगी। अब 1 2 3 3 तो मैं लिख नहीं सकती 11, अब एक यहाँ पर गलत कोई डब्बा है ही नहीं, तो यहाँ पर ये आपका पूरा बन गया, ठीक है। ये आपका पूरा आंसर बन गया, ठीक है। ये लाइनें मैं बस आपको डब्बा बता रही थी कि देखा ही हमेशा अगले डब्बे पे जाते हैं जी। तो आपका ये आंसर है कि जब भी हम 1 1 1 0 1 और 1 1 0 1 जमा करेंगे तो हमारे पास आंसर बन जाएगा 1 1 1 0 0 0। बेशक आप ऐसे 2 भी लिखते हैं, ठीक है। वैसे ज़्यादा सही लगता है कि जब आप ऐसे 2 लिख देते हैं, तो ये वाला आपका आंसर आ गया, ठीक है। ये वाला पैटर्न नहीं इस्तेमाल करना, ये सही है, लेकिन ये डेसिमल के अंदर आंसर है, हमने डेसिमल के अंदर तो देना ही नहीं होता, ठीक है। जो अगली आपकी बुक की एक्सरसाइज मतलब है ना एग्जाम्पल, उसमें 3 रकमें हैं, सॉरी 4 रकमें हैं। एक ये वाली रकम है, एक ये वाली रकम है, ये मैंने सारी रकमों को लिख लिया है, ठीक है। अब उन्होंने ज़ीरो नहीं डाला हुआ था, आई थिंक ज़ीरो नहीं है वहाँ पर, तो हम क्या करते हैं, हम हमेशा ऐसे लिखते हैं ना, अगर हमें क्यों कहे कि 50 और 5 को जमा करना, तो हम ऐसे लिखते हैं 50 और नीचे 5, है ना, ऐसे लिखते हैं ना, फिर हमारे यहाँ से 55, यानी कि जो भी हमें लिखने शुरू करना होता है वो हम यहाँ से लिखने शुरू करते हैं, ठीक है। अगर हमें कहे कि आपके पास 100 है और आपने इसमें 5 जमा करने हैं, तो हम ऐसे लिखते हैं 100 और इसके नीचे एंड लिखनी शुरू करते हैं 5 और फिर हमारे पास 105। अगर 100 है और हमें 15 जमा करना है, तो हम 15 ऐसे लिखते हैं, ठीक है, यानी कि इस तरफ से लिखना शुरू करते हैं। तो आपने एक रकम लिखी, दूसरी रकम को भी लिख दें उसके नीचे, तो मेरी इतनी रकम बन रही थी, यहाँ पर कुछ शायद यहाँ पर 0 है, अगर नहीं भी होता तो फिर भी मेरी रकम यहाँ से शुरू होती है, ठीक है। ऐसा ही मैं 4 रकम ये लिखती हूँ, ठीक है। अब उसके बाद क्या करना है, 1 2 3 4, इसका मतलब 4, लेकिन 4 तो हम नहीं लिख सकते ना, तो हम क्या करेंगे, हम 4 को छोटा कर लेंगे। कैसे छोटा कर लेंगे, 4 है ना, तो 2, तो हमें पता है ना 2 2s आर 4, ठीक है। अब हमें लग रहा था कि 2 2s आर 4 होना चाहिए था, और यहाँ पर 0 0 तो ठीक है, लेकिन 2 तो हम इस्तेमाल ही ना कर सकते, तो हम फिर को क्या करेंगे। अब मैंने ना 4 को पहले से हम करते थे, वो ज़्यादा आसान तरीका होता है, तो फ़ौरन आंसर बता दिया 2 2s आर 4, और ये में क्वेश्चन, अब देखिए क्वेश्चन के अंदर 2 है, और 2 तो हम बाइनरी सिस्टम में कहीं यूज़ ही नहीं करते, मतलब हमारे पास ये वाला तरीका यहाँ पर गलत हो जाता है। यहाँ पर ठीक था, ऊपर 1 था और 1 ही आ रहा था, तो वो तो ठीक था। अब यहाँ पर गलत है, यानी कि सिस्टम के अंदर कोई गलती आ गई है, वैसे वो ठीक है, लेकिन जब हमारी बड़ी रकम हो जाती है ना, तो ये वाला तरीका ख़राब हो जाता है, फिर हमें वही डिवीजन वाला तरीका इस्तेमाल करना पड़े, DQR। ये 4 है ना, तो 4 तो हम इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो 4 मतलब 4 के लिए ये वाला तरीका ख़राब है, 4 के लिए ये वाला तरीका ख़राब था, तो फिर हम 4 के लिए ये वाला तरीका इस्तेमाल करें। 4 डिवाइड बाई 2, 2 क्वोशिएंट और 2 रिमाइंडर, 2 को फिर पकड़ा, फिर 1 और 0, और 1 को 2 से डिवाइड करें, तो मैंने आपको बताया था आपने रट्टा लगाने के 0 और 1 आ जाएगा, मतलब 0 क्वोशिएंट 0 का मतलब ख़त्म। अब आप बस ये वाली रकम देखें, और ये वाली रकम को नीचे से ऊपर देखें, नीचे से ऊपर का मतलब है 100, यानी कि 4 का असल में मतलब होता है 100। अब मुझे पता है 100 है ना, तो 100 में से जो एंड वाली रकम है ना, ठीक है, एंड वाली रकम को आप नीचे लिख दें, और ये दोनों आप कैरी ले जाएंगी। अब आपको पता लगे ना 4, यानी कि 1 2 3 4, इन सबको मैंने आपस में जमा किया 4, तो 4 तो मैं लिख नहीं सकती थी, तो फिर मैंने एक तरीके से हल किया था, तो आंसर 2 और 0 बन रहा था, 2 भी नहीं आता था, तो मतलब वो वाला सिस्टम ख़राब था। फिर मैंने 1 2 और 3 के लिए ये वाला सिस्टम बड़ा सही रहता है, लेकिन 4 या बड़ी रकमों के लिए ख़राब हो जाता है। फिर मैंने इसको दूसरा तरीका इस्तेमाल किया, हम तो कोई भी तरीका इस्तेमाल कर सकते, उसके इसका आंसर आया 100। तो 100 में से जो आखिरी लफ्ज़ होते हैं उसको आप यहाँ लिख देते हैं, और बाकी रह गए 0 और 1। तो अब आपने क्या करना है, 0 यहाँ पर और 1 अगले डब्बे के अंदर, ठीक है। 100 था ना, 100 का हमने क्या कर दिया, आखिरी रकम यहाँ पर लिख दी, 0 यहाँ पर, और ये बन गया ना 1 2 1 0 0, 100 बन गया, लेकिन 100 लिखने का तरीका मुख्तलिफ हो गया, ठीक है। अब 1 और 1 2, अब 2 का हमें पता है ना, 2 तो फ़ौरन हल हो जाता है, 2 के लिए हमें इतना बड़ा मेथड नहीं इस्तेमाल करना पड़ता। 2 2 एक बार 2 और ये 0 1 और 0, यानी कि ये क्वोशिएंट है और ये रिमाइंडर है, तो नीचे वाली रकम हमने नीचे लिख दी, और जो क्वोशिएंट था वो अगले डब्बे के ऊपर ले गए, ठीक है। अब देखिए 1 2 3 4 5 6, अब ये 6 है। अगर आपको दिल करे ना, वैसे वो तो मैं आपको करवाती हूँ, 6 है ना, तो 6 को हमें क्या करना है, 6 के लिए भी हमने ऐसे करना है कि 6 है, तो 6 के लिए हमने क्या करना है, 6 को वही हमने इस्तेमाल कर लेना है, 2 के साथ तो करेंगे तो ख़त्म हो जाएगा, 2 3s आर 6, तो 0, लेकिन 3 तो हम इस्तेमाल ही नहीं, तो क्वेश्चन तो 3 हो ही नहीं सकता, तो हमने क्या करना है वही कि 6 को 2 से डिवाइड करें, तो 3 रह जाएगा और 0, ये DQR वाले डब्बे, ठीक है, जल्दी जल्दी बना लें, पूरा ना लिखें। अब 3 को 2 से डिवाइड करें तो 1 और 1 आ जाएगा। अब ये 1 को 2 से डिवाइड करते हैं, तो रट्टा लगाया होता है 0 और ये 1, तो हमारे पास क्वेश्चन 0 का मतलब ये सारा सवाल आगे हल नहीं होगा, और हम ये वाला डब्बा देखना होता है, तो हमारे पास 1 1 0, यानी कि 6 का असल में मतलब होता है 1 1 0 2। अब 0 जो आखिरी वाली रकम है, इसको मैं यहाँ लिख दूँगी, ठीक है, यहाँ पर, और जो आगे इसके साथ क्या रह गया था, 1 1 है ना, लेकिन 0 1 और 1, ठीक है।
ज़ीरो मैंने यहाँ लिखा, 1 और 1 मैं यहाँ ले गई। सॉरी, ज़ीरो मैंने यहाँ लिखे है और 1 और 1 मैं यहाँ पर ले गई हूँ अगले डब्बे के अंदर। अब 1 2 3 4 5, 5 के लिए भी हमने क्या करना है, 5 को भी आप ऐसे डिवाइड करके लिखने हैं, आपका बन जाएगा 1 और आगे इसके साथ मेरे ख्याल में डबल ट्रिपल 1 इसका होता है, ठीक है? ये मैंने लिखा आगे आगे लेके फिर अभी फिर हमने किया वो 1 2 3 4 5, 5 क्या मतलब था 1, अगर आप कन्वर्ट करके देख लें 5 अगर आप कन्वर्ट करेंगे तो आपका आंसर ये बनेगा, ठीक है? तो हमने तो एक एक यहाँ लिखा और बाकी 2 इधर कैरी ले गए, ठीक है ये। अब आगे फिर दोबारा से किया तो 1 2 3, 3 का मतलब होता है 11, 11 यहाँ पर लिखा, ठीक है? अब उसके बाद ये कैरी कहाँ से आता है, 1 मिनट मैं देखती हूँ कि ये वाला कैरी कहाँ से आता है। देखिए 1 2 3 4 5 और 5 जब आप कन्वर्ट करते हैं तो 3 1 1 बनते हैं, ठीक है? तो 1 यहाँ पर लिखा और 2 मैं यहाँ पर ली गई, ये कैरी आ गई, ठीक है? फिर अब मेरे पास बना 1, ये 1 यहाँ से आया, 1 2 3 4 5, 5 क्या मतलब 3 1 1 होते हैं, तो 1 यहाँ पर लगाया, ठीक है? नहीं 1 2 3 4 5, तो 5 का मतलब क्या होता है भला? 101 होता है या 1 1 होता है? तो हम खुद ही करके देख लेते हैं 5 क्या मतलब। 5 को हम कन्वर्ट करते हैं, हम देख लेना 2, 2 को हम आसानी से करें, 2 का मतलब होता है 10, यानी कि अगर हम कन्वर्ट कर लेंगे तो ये 10 मतलब होगा। 3 का मतलब होता है 11, फिर हमने 4 को देखा है तो 4 का हमारे पास मतलब था 100। हमने खुद कन्वर्ट, आपको याद करने की ज़रूरत नहीं, आप फ़ौरन कन्वर्ट खुद ही कर लेंगे, ठीक है? फिर हम 4 को कन्वर्ट करके देखा, हमने 5 को कन्वर्ट करके नहीं देखा, फिर हमने 6 को देखा, 6 का मतलब होता है 110, ठीक है? अब हमने 5 रह गया था, हम उसको भी कन्वर्ट करके देख ही लेते हैं 5 क्या आंसर होता है। 5 और सॉरी पहला डब्बा डी क्यू आर वाला, पहले 5 को 2 से डिवाइड करके देख लें तो 2 बार 4 और 1 रहेगा। अब इस 4 को 2 पे डिवाइड करके देख लें, 2 और 0 हो जाएगा। 2 को फिर 2 से डिवाइड करके देख लें, 1 और ये 0 हो जाएगा। अभी 1 है, फिर भी हमने डिवाइड किया तो यहाँ पर अपने पास है 0 और 1। जब क्वेश्चन 0 आ जाए तो आंसर खत्म हो जाता है, यानी खत्म होगा सारा आंसर। बस हमें ये वाला डब्बा देखने नीचे से ऊपर, यानी कि इसका मतलब होता है 1 0 0 1 और पावर 2, यानी कि 5 का मतलब होता है 1 2 एक मिनट 5 डिवाइड बाय 2, 2 बार 4, सॉरी आई एम सॉरी, यहाँ पर ना 4 नहीं आता। तब मैं कहूँ कि अगर बाकी के 3 में जवाब आ रहे हैं, इसका इतना ज़्यादा आंसर क्यों आ रहा है? तो डी क्यू आर, बेशक आप खुद ना पास करके वीडियो आप देखेंगे आपको 5 से क्या आंसर आता है। तो 5 डिवाइड बाय 2, 2 बार 4 क्वेश्चन और 1, 2 डिवाइड बाय 2, 2 1 बार 2 और 0, तो 1 डिवाइड बाय 2 और ये 0 और 1, और जब क्वेश्चन 0 हो जाएगा तो ये खत्म हो जाएगा, ये मतलब ऊपर से इसका मतलब होता है 101। देखिए 5 का मतलब होता है 101 और 6 का मतलब होता है 110। ये रट्टा नहीं लगा सकते कि हम कौन 100 होता है, कौन 101 होता है, कौन से आप जैसे अब आपको आता है ना डिवाइड वाला मेथड, तो आप खुद ही कर लेंगे। यानी कि 5 का मतलब होता है 101। 1 2 3 4 5, 5 का मतलब होता है 101। तो इन्होंने 1 यहाँ पर लिखा, 1 और वैसे यहाँ पर ना 0 आना चाहिए था ना, 101, तो यहाँ पर 0 आना चाहिए था। पता नहीं इन्होंने क्यों यहाँ पर ऐसे लिख दिया है। या फिर 1 2 3 4 5 6, इसको ना हम या तो खुद ही करके देखें दोबारा। अब वो समझ आ रहा है ना कि जब हमारे पास 2 आ रहा था तो हम 2 के बजाय 10 लिख रहे थे, 10 का एक सिफर यहाँ पर लिख रहे थे, 1 आगे लिख रहे थे। जब 3 आ रहा था तो 11 लिख रहे थे, 1 यहाँ पर लिख रहे थे, 1 आगे लिख रहे थे। जब 4 आ रहा था तो 4 हमने खुद कन्वर्ट कर दिया 5 और 6, तो इसका हम दोबारा ना सवाल खुद हल करके देखते हैं क्या आंसर आता है। चलिए अब यहाँ पर दोबारा करते हैं। 1 2 3 4, आपकी बुक के बिना अक्सर एरर होता है, जहाँ पर 1 होता है वहाँ पर 0 लिखा होता है। 1 2 3 4, 4 का मतलब होता है 4, तो 4 तो हम लिख नहीं सकते, तो मैंने आपको पहले करके दिखाया। 4 हमने कन्वर्ट किया तो उसका मतलब बन गया था 100, और 100 में से जो आखिरी 0 है वो मैंने यहाँ पर लिखा। अब 1 मैंने सिफर यहाँ पर कैरी कर दिया, 1 मैंने यहाँ पर कैरी कर दिया, ठीक है? 1 2 और 2 का मतलब होता है 10, ठीक है? 2 का मतलब 2 का मतलब होता है 10, तो 10 का क्या मतलब है? 2 है ना? तो वैसे ना एक 2 का वाला ये वाला तरीका भी है। अब कुछ बच्चों को ये होगा कि कहाँ पर हम डिवीज़न इस्तेमाल करें, कहाँ पर हम ये इस्तेमाल करें, तो आप बेशक ना 2 को अगर आपका दिल कर रहा है ना 2, तो डेसिमल नंबर है, इसको आपने बाइनरी के अंदर कन्वर्ट करना है, और आपको लग रहा होगा यहाँ पर भी ना हम डिवीजन वाला मेथड इस्तेमाल करते हैं, तो ठीक है आप डब्बे बना लें, डी वाला बनाएं, क्यू वाला बनाएं, आर वाला बनाएं। 2 को 2 पे डिवाइड कर लें, 2 2 2 1 बार 2 और 0। अब क्वोशिएंट 1 है तो उसको दोबारा हमने 2 पे डिवाइड करना है, तो मैंने होता था बटा लगाना होता है 0 और 1, यानी कि जब क्वोशिएंट 0 होगा हमने आगे से हल नहीं करना, और अब इसमें क्या नीचे से हम ऊपर जाएंगे, यानी कि 2 का मतलब होता है 10, और 10 में से हम क्या करेंगे, पहली रकम हम यहाँ पर लिख देंगे और 1 जो है वो ऊपर चला जाएगा, देखिए ठीक है? तो यानी कि अगर आपको ना ये वाला अच्छी तरीके से आ गया है ना डिवीजन वाला मेथड, तो बेशक आप ये इस्तेमाल करें। 2 के लिए ये इस्तेमाल करें, 3 के लिए भी इस्तेमाल करें, आप खुद करके देखें, आपका 2 का आंसर 10 आ जाएगा, और इसी मेथड से जब आप 3 करेंगे तो आपका आंसर 11 आ जाएगा, ठीक है? तो अगर आपको ये अच्छी तरीके से आता है तो बेशक ये इस्तेमाल करें, हर जगह पे ये इस्तेमाल करें, ठीक है?
फिर हमारे पास बन गया 1 2 3 4 5 6 और 6 तो हम लिख नहीं सकते। तो 6 को भी हमने क्या करना है, ऐसे ही कन्वर्ट करना है। तो मैंने पहले करके दिखा था। तो 6 का बन रहा था 110। तो 0 यहाँ पर लिख देंगे आखिरी वाला, और 1 और 1। तो 1 1 यहाँ पर मैंने लिख दिया और 1 मैंने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। अब 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 5 लिख नहीं सकते। तो 5 का क्या मतलब होता है, 5 का मतलब होता है, बेशक आप खुद करके देखिए, मैंने पहले करके देख लिया, 101 और 2। तो 1 मैंने यहाँ पर लिखा और 0 और 1। 100 मतलब 101 था ना, 101। अब 1 1 2 3 4 5 5 का ये मतलब होता है 100 और 1 आगे चला गया, कुछ भी नहीं, लेकिन फिर भी एक तो आगे लिखना, इसके ऊपर तो नहीं हम लिख सकते। तो 1 2 3 3 का मतलब होता है 11, एक ये और एक ये। अब 1 2 है और 2 तो हम लिख नहीं सकते। तो 2 का क्या मतलब होता है, 2 का मतलब होता है 10। तो अब 0, हमें लग रहा था कि हम शायद इसके नीचे हम ऐसे लिख देंगे 0 और आगे 10। तो 10 कहीं भी है, फिर पूरे 10 करके लिख देंगे, डब्बा खत्म हो गए। तो यानी कि जब हम सबको ऐड करें तो हमारा ये आंसर बने। अब देखिए आंसर के अंदर सारा बाइनरी के अंदर है ना, जिसका मतलब हमारा आंसर ठीक है, ठीक है। इनका भी ये आंसर है 1011, लेकिन इन्होंने दूसरे तरीके से निकाला और हमने सही तरीके से निकाल लिए, ठीक है। अब ना आगे से सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्शन में भी ऐसे ही है कि हमारे पास दो बाइनरी नंबर्स हैं, ठीक है। हमें नज़र आ रहा है ना कि ये हमारे पास बाइनरी नंबर है 101 वाला, और ये हमारे पास बाइनरी नंबर, इन दोनों का आपस में सब्ट्रैक्ट करना है। आपको पता होना चाहिए कि जब हम 10 में से 3 निकालते हैं, ठीक है, तो हम इधर से रकम लिखते हैं। हमेशा जो नीचे पर रकमें होती हैं वो यहाँ पर होती हैं, ठीक है। और फिर हम कहते हैं हमारे पास 7 आ गया। अगर हमने 100 के नीचे 33 लिखना हो तो हम 33 ऐसे करके लिखते हैं, ठीक है, ऐसे लिखते हैं। यानी कि हमेशा नीचे वाली रकम यहाँ से शुरू होती है। तो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में जिस बच्चे ने रकमें आगे पीछे करके लिख दी, यानी कि ये ऊपर वाली रकम थी, ये वाली रकम भी यहाँ लिख दी, यहाँ पर उसे फिर कुछ भी नहीं आएगा, तो वो अपना खुद जिम्मेदार है, ठीक है। अब मैंने रकमें आपको उसी तरीके से, जैसे आम रकम लिखती हैं वैसे ये रकम भी लिखते हैं। 1 में से 1 माइनस करें तो 1 आ जाएगा। अब फिर हमने क्या करना है, यहाँ पर 2 कहाँ से आते हैं, 1 मिनट, ठीक है। अब ये हमारे पास दो बाइनरी नंबर्स हैं। 11 भी एक बाइनरी नंबर है क्योंकि इसमें सिर्फ 1 और 1 इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। और ये बाइनरी नंबर और ये भी एक बाइनरी नंबर, इन दोनों का आपस में सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। अब हमें ये पता है सब्ट्रैक्ट, जैसे मैंने आपको एडिशन सिखाई थी ना, एडिशन क्या मतलब होता है कि अगर आपका आंसर 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, जो मर्जी आ रहा है, आपने नहीं लिखना, आपने उसको डिवाइड पे छोटा करके 1 एंड 1 1 0 उसका कोई आंसर निकालना है, फिर आपने वो लिखना है और आपका आंसर। अब सब्ट्रैक्ट 11 फ्रॉम दिस। सबसे पहले आपने याद है जो फ्रॉम के बाद वो रकम होती है वो तो हमेशा ऊपर लिखी जाती है, ठीक है। 1 0 0 ये मैंने लिख दिया। उसमें से 11 निकालना है, तो जैसे हम मैथ में 11 ऐसे लिखते हैं, ये मैंने लिख दिया। असल मसला पता है क्या है, हम ऐसे नहीं कहेंगे कि हम कहेंगे 0 में से 1 निकल गया, हालाँकि ऐसे ही होता है ना। अगर हमारे पास क्या होता है, 50 में से जब हमारे पास 3 होते हैं तो हम कहते हैं 0 में से 3 निकल ही सकता था, तो ये हमारे पास 4 बन जाते, ये 10 बन जाते, 10 में से निकालें तो 7 और 4 47 ही आंसर आता। और हम ऐसे करते थे। हम क्या करते थे, इसका पता है क्या, इसको हम ऐसे कर देते, हमें समझ नहीं आता। हालाँकि इसका मतलब होता है कि हमने कैरी क्या लिया, 1 कैरी लिया। और ये वाला सिस्टम आप कह रहे हैं कि आप इसमें 1 कैरी नहीं ले सकते, आप 2 कैरी लेंगे, क्योंकि बाइनरी सिस्टम की बात हो रही है ना। हम यहाँ पर क्या करते हैं, जैसे अगर हमारे पास 100 में से ना, अगर हमने जैसे फॉर एग्जांपल ये अगर हमने 40 में से 5 निकालना, हम कहीं सिफर में से 5 नहीं जाते, तो क्या करेगा, ये 3 बन जाएगा, ये 1 कैरी दे देगा, 10 बन गया, 10 में से 5 निकाले 5 और ये 3 35 बन गया, ठीक है। लेकिन मतलब हम 1 1 इस्तेमाल, जैसे हम कहते हैं हम 1 कैरी ले रहे होते हैं। क्या हम कैरी ले रहे हैं, कैरी हम 1 इस्तेमाल कर रहे होते हैं। लेकिन जब आप बाइनरी सिस्टम वाली चीज़ें लेते हैं तो आप कैरी क्या लेते हैं, आप कैरी लेते हैं 2। अब 2 कैसे कैरी ले सकते हैं, देखिए 0 में से 1 जाता है नहीं, तो कैरी लेने पर इसके पास भी नहीं है, इसके पास उतना नहीं है, इसके पास अपना, इसके पास ये 0 बन गया, ख़त्म हो गया। 0 मतलब ये ख़त्म हो गया। इसने इस वाले को 2 बना दिया, इसने इस वाले को 7 वाले को दिया, इसने इसको दे दिया, तो खुद 2 ने आगे इसको क्या बना दिया, 2, इसने 2 बना दिया और खुद थोड़ा-सा कम हो जाएगा। 0 जब 1 जब ख़त्म होगा, देखिए 1 जब कम होगा तो वो 0 बन जाएगा, और 2 जब कम होगा तो वो 1 बन जाएगा। यही है ना, छोटे वाले में कन्वर्ट होता है ना। जैसे 12 जो है वो 13 जो है वो 12 के अंदर बदलता है। ऐसे हम कहेंगे जब 2 छोटा हो जाएगा तो वो 1 बन जाएगा, 1 छोटा होकर क्या बन जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये पहले 1 था, इसने इसको कैरी दे दिया और खुद बन गया 0, ये बन गया 2। अब 0 से 1 नहीं बनता, डायरेक्ट 2 बन जाती है हर चीज़, ठीक है। अब आपका ये वाला क्वेश्चन है ना, सब्ट्रैक्ट 11 फ्रॉम दिस, तो फ्रॉम के बाद जो रकम होती है वो हमने ऊपर लिख ली और 11 हमने नीचे लिख लिया, ठीक है। अब ये आपने याद रखना कि बाइनरी है, ये आम सिस्टम नहीं है जैसे जिसे हमने 1 2 3 9 जो हमारा दिल करता है हम लिख देते हैं। 0 में से 1 नहीं ले सकते, ठीक है। तो 0 इससे कैरी नहीं ले सकते, इससे और इससे और इससे। तो एंड वाले ने 0 1 जो था उसने 1 कैरी दे दिया, 1, और ये बन गया 0। अब ये बन गया 10। वैसे देखिए आप मुझे बताएं, 1 और 0 बाइनरी सिस्टम के अंदर यूज़ होते हैं ना, ठीक है। लेकिन जो सब्ट्रैक्शन वाला है, ठीक है, उसके अंदर आपने ना बार-बार 2 लिखना है, तो 2 कैसे लिखेंगे, 1 और 0। 1 और 0 का मतलब जैसे हमने पहले कन्वर्ट करके देखा था ना, अब 2
2 को जब हम बाइनरी में कन्वर्ट कर देते हैं, 2 एक आम सा लफ्ज़ है, उसे जब हम बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं तो वो बन जाता है 10 बाइनरी के अंदर। तो यानी कि अगर हमारे यहाँ बाइनरी सिस्टम में 10 आ रहा है तो इसका मतलब है असल में यहाँ पर 2 है। यानी कि बेशक आप समझे कि यहाँ पर 10 लिखा हुआ है, 1 जब आया तो ये 1 और 0 10 बन गए, या फिर आप समझे कि यहाँ पर 2 लिखा हुआ है। तो हम यहाँ पर 2 समझेंगे, 10 नहीं समझेंगे, 2 समझेंगे, ठीक है? ठीक है? अब कैसे मैं कह रही हूँ 10 का मतलब 2 होता है कि 10 आपकी बाइनरी रकम है ना, और बाइनरी रकम का क्या मतलब होता है, बाइनरी रकम को हम डेसिमल में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? कैसे, वो जो हमने पहले पार्ट के अंदर किया था कि 1 लिखें और 0 लिखें, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई 2 2 पावर 0 और 1 मल्टीप्लाई 1 0 मल्टीप्लाई 2 और ये 1 1 ज़र और ये 2, फिर हम इसे पढ़ेंगे, ये हमारे पास क्या बन जाएगा, 1 1 ज़र 1 और 0 और 1, तो ये हमारे पास क्या बन जाता है, ये हमारे पास 10 बन जाएगा, ठीक है? हाँ, हाँ, इसे फिर हमने करना होता है 1 + 0, दोनों रकम का प्लस करना होता है यानी कि 10। यानी कि जब हमारे पास डेसिमल के अंदर 1 + 1, तो ये क्या बनता है 1, 1 मिनट, यहाँ पर 10 है ना, तो 10 का मतलब होगा 2 की पावर 0 और 2 की पावर 1, और 2 की पावर 0 का मतलब होता है 1, और 2 की पावर 1 का मतलब होना चाहिए 1 + 0, तो ये बनता है 1, है ना? तो इन्होंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि ना, जहाँ हालाँकि हमें पता लग रहा है कि अगर हमारे पास कभी भी लिखा होगा ना 10, तो 10 को जब हम डेसिमल में के अंदर कन्वर्ट कर देंगे तो वो 1 बनता है। हालाँकि वो 1 नहीं बनता, वो 2 बनता है। पता नहीं यहाँ पर कहाँ पर एरर आ रहा है। तो आपने बस याद कर लेना है कि ना, जब हम सब्ट्रैक्शन वाले सवाल करेंगे, तो जब ये कैरी लेगा तो 1 तो ये 10 आता है। लेकिन 10 के बजाय हमने फ़ौरन काट कर ऊपर क्या लिख देना है, ऊपर 2 लिख देना है, ठीक है? मैंने इसको देखूँगी, लेकिन आपने बस सब्ट्रैक्शन वाले के अंदर याद कर लेना है कि ना, बार-बार आपके सवाल 10 बन रहे होंगे और 10 को फिर आपने फ़ौरन 2 लिख देना है, ठीक है? यहाँ भी यहाँ आपका बन जाएगा ना 10, जब कैरी ली तो ये 10 बन गया, लेकिन 10 हमने नहीं लिखना, हमने यहाँ पर 2 लिख देना है, ठीक है? अब 2 ज़ाहिर-सी बात आगे वाले को एक कैरी दे देगा, 2 तो ज़ाहिर-सी बात है 1 बन जाएगा और ये रकम बन गई 10, लेकिन 10 है जब आगे वाले को देना है, तो इसलिए हमने हमने कहा जहाँ पर 10 बनेगा तो हमें 10 के बजाय वहाँ पर फ़ौरन 2 लिख देना है, ठीक है 2। अब 2 जब इसको कैरी देगा तो ज़ाहिर-सी बात है ये खुद 1 बन जाएगा और ये 10 बन जाएगा, लेकिन हमने 10 के बजाय फ़ौरन वहाँ पर लिखना होता है 2, ठीक है? अब 2 जब कैरी, हमें ये नहीं कहना कि 10 ने कैरी दे दी और खुद 9 बन गया, नहीं, 10 के बजाय हमने फ़ौरन 2 लिख देना है। 2 जब इसको कैरी दे देगा तो ये 10 बन जाएगा और ये खुद बन जाएगा 1, और मैंने आपको बताया कि जहाँ पर भी 10 लिखा होगा वहाँ पर हमने फ़ौरन ऊपर लिख देना है 2, कि ये 10 तो है ही नहीं, ये तो 2 है। अब 2 में से 1, अब अगर तो कुछ भी नहीं ना कर सकते, तो 2 ने तो किसी को कैरी नहीं देना, बस अब 2 में से 1 निकालेंगे तो 1, 1 में से 1 निकालेंगे। अब आपने ये रकमें, असल अब ये रकम है, ये है और ये वाली रकम है जो कटिंग के बाद रह गई थी। 1 में से 1 निकाला 0, 1 में से कुछ भी ना निकाले 1, जो कुछ भी नहीं होता वहाँ पर बेशक आप 0 0 लगा सकते हैं। 1 में से 0 निकाले 1, 0 में से 0 निकालें तो 0, और शुरू वाले 0 को पढ़ा नहीं जाता, ठीक है? हम ऐसे लिखते हैं ना, हमेशा 50 लिखा होता है। 0 50 नहीं होता, शुरू वाले 0 की कोई अहमियत नहीं होती। तो इसका मतलब है कि हमारा आंसर ये यहाँ तक है, ठीक है? ये हमारा आंसर है। ये जो आपके है ना अगला पार्ट सिंप्लीफाई वाला, ये आपने ज़रूर करना है। एक्सरसाइज के अंदर भी सिंप्लीफाई वाले क्वेश्चन, और वो भी आपने ज़रूर करने हैं, पेपर के अंदर आया था। अब मुझे याद नहीं सिंप्लीफाई वाला क्वेश्चन था आपकी एक्सरसाइज के अंदर ना, सिंप्लीफाई का एक प्लस है, एक माइनस है, डिवाइड और मल्टीप्लाई, मुझे याद नहीं है कि इनमें से कौन सा था, लेकिन आता ज़रूर है सिंप्लीफाई वाले में से, ठीक है? अब ये देखिए ये वाली रकम है, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो ब्रैकेट का मतलब होता है, पहले आप ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यू को हल कर लें, यानी कि इन दोनों को आप प्लस कर लें, जो आंसर आ जाएगा उसको और इसको आपने माइनस करना है, ठीक है? तो पहले हमने इसको ऐड करना है। पहले मैंने ऊपर वाली रकम लिख ली, ये वाली सारी रकम, फिर मैंने ये वाली रकम लिखनी शुरू की, 1 0 1 0 और 1, ठीक है? ऐड अप करने के 1 और 1 2 बन जाते हैं, लेकिन 2 को फिर हमने क्या किया, हमने कहा 2 को 2 से डिवाइड कर दें, तो एक आपके पास डी क्यू आर, तो आपके पास बन जाएगा 1 और 0, लेकिन 1 को 2 से डिवाइड करें तो पास हमने 0 और 1, यानी कि हमारे पास बन जाएगा, इसको हम कन्वर्ट करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा 1 और 0, यानी कि 2 का मतलब होता है 2, तो हम लिखेंगे नहीं, हम लिखेंगे 10, 10 का मतलब होगा 0 यहाँ पर लिखें और 1 यहाँ पर ले जाएँ। 1 और 1 2, जैसे हमने एडिशन की थी वैसे एडिशन यहाँ पर है, 1 और 1 ये बन गया हमारे पास 11, सॉरी 1 और 1 2, 2 बन गया, 2 तो हम लिखेंगे 10 लिखते हैं, ये 0 और ये 1, 1 और 1 2, 2 लिखने ही नहीं लिखते, 1 और 1 कितना बन 10, तो ये हमारे पास ऊपर एक कैरी भी तो जाता है ना, ठीक है? तो हमारे पास 1 2 3, 3 का मतलब होता है 11, 1 यहाँ पर और 1 यहाँ पर कैरी, 1 और 1 2, ये हमारे पास 1 क्यों उन्होंने लिखा है, 1 मिनट। अब मुझे आप बताएं, 1 और हमारे पास 1 नीचे आ जाएगा, ठीक है? 1 और 0 0 1 आ गया, 0 और 1 आ गया, 0 अगर ये आ गया, यानी कि इस सारे को हमने आपस में प्लस किया, अब हमारा ये आंसर आ गया है। ये आंसर आप ऊपर लिखें, उसमें से ये निकाल दें, नीचे वाले रकम नीचे लिख देते हैं, ठीक है? तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमने नीचे वाली वैल्यू लिख दी। अब हमें सब्ट्रैक्ट करना है, 0 में से तो 1 नहीं निकल सकता, तो 0 इससे कैरी नहीं और ये आंसर आगे से कैरी ले गया, ठीक है? तो अब हमारे पास क्या बन जाएगा, हमने कहना है ये हमारे पास बन गया था 0, इसने इसको कैरी दिया, ये बन गया 10,
और 10 तो हम लिखते नहीं, हम लिखते हैं फ़ौरन लिख देना है 2, 2 बन गया है। 10 नहीं बन गया बल्कि 2 बन गया। अब 2 जब आगे वाले को देगा तो खुद ये 1 बन जाएगा और ये 10 बन जाएगा, और हम कह रहे हैं 10 तो ये नहीं बनाएँगे तो फ़ौरन 2 बन गया। तो 2 में से 1 निकालें 1, 1 में से 1 निकालें 0, 0 में से 0 निकालें 0। अब 1 में से 0 निकालें 1, 1 में से 1 निकालें 0, 0, 0 और 1, तो ये आपका आंसर आ गया। यानी कि इस पूरे को हल करें तो ये आंसर आ जाएगा। सिंप्लीफाई वाले क्वेश्चन के अंदर आपने ये याद रखेंगे, जो ब्रैकेट के अंदर है उसको पहले हल करना है, बाद में ये वाला हल करना है। जो भी ब्रैकेट के अंदर सवाल होगा, ठीक है, वो पहले हल करना है, फिर बाद वाला हल करना है। अब हमने अपने एडिशन वाले सवाल देखे। एडिशन वाले सवाल में जहाँ पर भी दो दो भी आ रहा था तो हमने 2 को फ़ौरन कन्वर्ट कर लेना है। फिर हमने सब्ट्रैक्शन की। सब्ट्रैक्शन में हर चीज़ 2 के लिहाज से है। जो चीज़ हमारे पास 10 बन रही थी, हमने फ़ौरन उसको 2 बना दिया था, ठीक है? और फिर हमने हल कर लिया। सब्ट्रैक्शन के अंदर आपने ज़रूर 2 वाला अपने के अंदर करना है, आपने याद। फिर मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न है। देखिए, मल्टीप्लाई 39 बाय 25 इन बाइनरी सिस्टम, और बाइनरी सिस्टम का मतलब होता है 0 और 1। ना 39 सही रकम है और ना 25 सही रकम है, यानी कि रकम ही गलत है। तो हम फिर बाइनरी सिस्टम कैसे अप्लाई करेंगे? तो हम क्या करेंगे, पहले हम 39 को भी हमने बाइनरी के अंदर चेंज कर लिया, इस 25 को भी हमने बाइनरी के अंदर चेंज कर लिया, और फिर हम आगे जाकर इनको आपस में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है? असल बात ये कि दोनों रकमें ही सही नहीं है, तो पहले हम रकमों को सही करेंगे, फिर मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई तो कोई मुश्किल नहीं। अब आप मुझे बताएं कि ये रकम है, इसको बाइनरी के अंदर कन्वर्ट करना आप कैसे करेंगे? रकम के अंदर सादी रकम है, कोई पॉइंट नहीं है, तो आप पीरियड डिवीजन मेथड इस्तेमाल करेंगे। 3 डब्बे बनाएंगे, डिवीजन का, क्वेश्चन का, रिमाइंडर का। जब क्वेश्चन आपका 0 हो जाएगा तो आपने आगे बिल्कुल हल नहीं करना, और रिमाइंडर वाली रकमों को आपने नीचे से ऊपर की तरफ लिख लेना है, देखिए। और 25 को भी ऐसे हल करना है, ठीक है? पहले 39 को 2 से डिवाइड, 19 आ गया, 1 आ गया। अब ये 19 को दोबारा हल करना शुरू किया, देखिए। 1 को 2 से डिवाइड किया तो 2 आ गया। अब अगर कोई बच्चा आगे से 2 को दोबारा 2 के साथ हल करेगा तो 0 और 0, लेकिन आपने हल करना ही नहीं है। जैसे ही आपका क्वेश्चन आ जाता है ना 0, देखिए क्वेश्चन जैसे 0 आ जाता है तो हमारा सारा सवाल हल हो जाता है। और फिर हमने इसको पढ़ना शुरू किया, 1 0 0 1 1 1, ये हमारे पास 39 का मतलब होता है ये। फिर 25 को भी हमने आंसर हल करना शुरू किया, तो ये हमारे पास ये वाला बन गया। अब इसको और इसको, हमें ये नहीं पता कि 39 और 25 को मल्टीप्लाई करें, तो हमें ये तो पता है कैलकुलेटर से करें, लेकिन आपको ये नहीं पता कि बाइनरी सिस्टम के अंदर इसका क्या आंसर आएगा। बाइनरी सिस्टम का ये मतलब है कि सिर्फ 1 1 ऐसे कुछ में क्या आंसर आ जाएगा। तो हमें ये 2 रकमें लिखी, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है? ठीक है? एक ये वाली रकम होगी और एक ये वाली रकम होगी। आपने एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के अंदर रकमों को लिखना सीखना है। पहले रकम आप सही तरीके लिखेंगे, फिर आंसर करेंगे ना। अगर आपको रकम भी नहीं सही लिखनी आती, अब देखें, जब आपने 15 के साथ 3 को मल्टीप्लाई करना होता है तो आप ऐसे लिखते हैं ना, और फिर आंसर निकाल लेते। कभी किसी ने ऐसे लिखे है? नहीं, ये वाले तरीके गलत होते हैं। हमेशा जब भी प्लस, माइनस, डिवाइड, मल्टीप्लाई करते हैं तो रकमें यहाँ से लिखना शुरू करते हैं, यानी कि ऐसे उल्टी पढ़ना शुरू करते हैं, ठीक है? तो आप रकम को उल्टा पढ़ते हैं। कैसे पढ़ते हैं? अब मेरे पास पढ़ते हैं कहाँ आगे पेज, तो आपने ऐसे देखना है कि इस तरफ से लिखना शुरू करना है। पहले वाली लिख लेते हैं और नीचे वाली फिर ऐसे लिखना शुरू करते हैं। वो रकम क्या है? वो रकम थी 1 1 0 0 1। अब जो बच्चा यहाँ पर लिख देगा ना 1 1 0 0 1, उसका गलत है। इसको ऐसे 1 जो है ना आखिरी वाला, वो आखिरी लफ्ज़ के नीचे आना चाहिए था, और फिर ऐसे करके लिखना है, ठीक है? ये आपने कर लिया ना, आपने इसी तरीके से पहले लिखना सीख लिया, ठीक है? अब 1 से 1 1 1 1 ज़र 1 1 1 ज़र 1, ठीक है? ये सारा हो गया। और जब हमारे पास एक खाना ख़त्म हो जाता है, खाना ही ख़त्म हो गया, तो हम यहाँ पर क्रॉस लगा देते हैं, ठीक है? यानी कि अब हम ये वाला मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, तो हम इसकी जगह ये क्रॉस लगा दें और 0 को सबसे ज़्यादा मल्टीप्लाई करें, ये वाला। अब हम यहाँ पर ये 2 खाने ख़त्म हो चुके हैं, 2 खानों को क्रॉस लगा देते हैं और फिर सबके साथ इसको कर लिया, ठीक है? फिर 1 को करना शुरू किया तो 1 2 3 3 क्रॉस लगा दिए, 1 2 3, और 1 को सबके साथ कर लिया। फिर जब हम ये करेंगे तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, बाकी सब अब देखिए मल्टीप्लाई में ऐड करना है। अब वो जो हमने पहले वाला देखा है कि 1 का 1 होता है, 1 का मतलब 1 हो गया, 1 का मतलब 1 हो गया, 1 का मतलब 1 हो गया, 1 1 2, लेकिन 1 + 1 का मतलब होता है 2, और 2 तो हम लिख नहीं सकते, तो हम करेंगे डिवीजन, क्वोशिएंट, रिमाइंडर, 2 डिवाइड बाय 2 कर देंगे यहाँ पर 1 और 0। अब 1 को दोबारा 2 से डिवाइड किया, हमें वैसे पता होता है 0 और 1 लिखना है, और क्वोशिएंट 1 मतलब हम आगे हल नहीं करेंगे। अब बस हम ऐसे लिख देंगे 1 और 0, यानी कि 2 का मतलब होता है 1 और 0, तो 0 जो है उठाकर हमने कहाँ पर लिखा भला, यहाँ पर लिख दिया, और ये 1 हम कहाँ लेके, एक मिनट, हमने क्या किया, 1 और 1 का मतलब 10, 10 का मतलब होता है 1 कैरी, तो यहाँ पर कैरी हो गया 1 2 3 4। अब 4 का क्या मतलब होगा? मेरे ख्याल में 4 का मतलब होता है 100, तो यहाँ पर लीड और 1 कैरी ली जाए। अब जैसे सारे बार कैरी नहीं लिखा, अब इसे कैरी लेके देखें कि आपका भी ये वाला सही आंसर बन रहा है, ठीक है? ये आप आंसर निकालें, आपका आंसर बन जाएगा। कैरी आपने खुद ले जाना है, कैरी उन्होंने शो ही नहीं की, क्योंकि हमने पहले आपको क्वेश्चन सिखा दिया ना, उसमें कैरी आ गए थे कि कैसे कैरी लेके जाना है। 2 हो जाएगा, तो उसको कैसे कन्वर्ट करना है, 3 हो जाएगा,
तो उसको कैसे करना है, 4 को कैसे करना है, ठीक है, 5 कैसे करना है और 6 को कैसे करना है वो सारे। और सब्ट्रैक्शन के अंदर तो हर चीज़ हमें 2 में चाहिए होती है। वहाँ पर जब हमारा 10 बना तो उसको हमने ख़त्म करके 2 बना दिया था, ठीक है। चलिए, अगला है हमारे पास बाइनरी डिवीजन, ठीक है। इसमें पता है क्या मज़ा आ रहा है, उन्होंने कहा है डिवाइड 145, ज़ाहिर सी बात है बाय इन दोनों को आपस में डिवाइड कर दिया बाय बाइनरी सिस्टम। बाइनरी सिस्टम, ये तो रकम ही बाइनरी नहीं है और ये तो रकम हमें लग रहा था बाइनरी है। बाइनरी नहीं, उन्होंने लिखा है 10। 10 का मतलब है ये बाइनरी नहीं है, ये डेसिमल है। यानी कि हमें तो लग रहा होता है ना, हमें तो लगता है बाइनरी वो होता है जिसके अंदर 1 0 वगैरह आ जाते हैं। चलो ये तो डेसिमल वाले, इसको तो हम कन्वर्ट कर लेंगे, ये नहीं कन्वर्ट करेंगे। लेकिन देखिए उन्होंने नीचे 10 इसीलिए लिखा है, वरना वो ना लिखते। उन्होंने 10 का ये मतलब लिखा है कि ये आपकी डेसिमल वाली रकम है, इसको आप बाइनरी में कन्वर्ट करें। अगर वो लिखते हैं ना सादा 11, तो हमें लगता है शायद ये तो पहले कन्वर्ट हुआ हुआ था बाइनरी के अंदर, लेकिन उन्होंने लिखा है 11 नीचे 10, यानी कि ये हमने नहीं कन्वर्ट किया। आप खुद इसको चेंज करें। अगर वो लिखते हैं ना 11 की पावर 2, तो इसका मतलब था ये पहले बाइनरी में है, लेकिन वो उन्होंने 10 इसलिए लिखा है ताकि वो आपको बताएं कि ये हमने नहीं चेंज किया, आपने खुद चेंज करना है, ठीक है। तो आप मुझे बताएं 145 10, यानी कि ये डेसिमल वाली रकम है। मैंने आपको बताया था 10 का मतलब होता है डेसिमल वाली कोई रकम है। तो ये डेसिमल वाली रकम को हम कैसे बाइनरी में चेंज कर सकते हैं? एक दो तरीके होते हैं, रिपीटेड डिवीजन, रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन। ये एक सिंपल रकम है, इसमें कोई पॉइंट नहीं है, तो रिपीटेड डिवीजन वाला हमने मेथड इस्तेमाल किया और 145 इसके अंदर कन्वर्ट होगी। देखिए तभी तो मैंने 2 लिखा है कि आपकी रकम डेसिमल वाली थी और मेरी रकम जो है वो बाइनरी वाली है, ठीक है। फिर अब आगे 11 है। 11 को आप मुझे बताएं, 11 है और मैंने बाइनरी में अंदर चेंज करना है, तो 2 मेथड है, रिपीटेड डिवीजन, रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन में कौन सा मेथड इस्तेमाल करूँगी? तो ये सादा रकम है, तो सादा रकम के साथ रिपीटेड डिवीजन वाला मेथड इस्तेमाल होता है, वो मैंने इस्तेमाल किया, ठीक है। तो अब 1011, यानी कि जो आपके पास 11 था ना डेसिमल वाला, उसे मैंने अपने बाइनरी के अंदर कन्वर्ट कर दिया। अब ये दोनों रकमें आ गई हैं, इन दोनों रकमों को मैंने डिवाइड करना है। अब डिवाइड कैसे करना है? अब 2 रकमें थी, हमें डिवाइड का पता है ना, जो छोटी रकम होती है वो बाहर और बड़ी-बड़ी रकम अंदर। ये सारी मेरी अपनी रकम थी, मैंने इसको अंदर रखा है और ये उसको मैंने बाहर रखा है। अब ये अगर वैसे हम देखें तो ये मेरे पास बन रही है 1011 और यहाँ तक मेरे पास 100 और ये 1000, ठीक है। 1001 तो नहीं आ सकता था। अगर मैं 1011 को 1 के साथ भी ज़रब दूँगी तो मेरे पास 1011 बनेगा। 2 के साथ दूँगी तो और बड़ा आ जाएगा, तो 1011 तो कम से कम है ना। तो फिर मैंने कहा कि ना यहाँ तक देख लेती हूँ। यहाँ तक मैं देखूँगी और यहाँ तक मेरे पास बन जाएगा 10,000 तकरीबन। मैं एक टाइम में देख रही हूँ कि यहाँ तक फिर मैं देखूँगी तो ये 1001 है और वो तो बहुत छोटा है, तो यहाँ पर एक के साथ मेज़र दिया और यहाँ पर लिखा है, ठीक है। मैं आपको बार-बार कह रही हूँ कि ये 1 यहाँ पर आना चाहिए था, या मतलब ये वाला 1 जो यहाँ पर लिख दूँ या एंड वाले लिहाज से लिखूँ। तुम्हें पता है ना, जब हमारे पास 44 होते हैं और नीचे हमने 6 लिखना हो तो हम ऐसे लिखते हैं, ठीक है। कभी किसी ने ऐसे लिखे हैं? नहीं, ऐसे लिखना होता है कि जो ऐसे लिखते हैं, ठीक है। ऐसे करके हमने लिख लिया। फिर आप मुझे बताएं कि आपको सब्ट्रैक्ट ना आता है ना, सब्ट्रैक्ट में हमेशा 2 वाला लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, तो 0 में से 1 नहीं निकल सकता था। इसने इससे कैरी लिया और ख़ुद ये बन गया 10, और 10 को तो हम नहीं लिखते, हम लिखते हैं 2। तो 2 में से 1 निकालें 1। अब 1 में से 0 नहीं निकल सकता था, तो 1 ने 7 वाले से कैरी, मतलब 7 वाले से, और ये खुद बन गया 0, ये बन गया 10। 10 का मतलब होता है 2। 2 जब इसको कैरी दे देगा तो अगला बन जाएगा 10 और ये बन जाएगा 1, ठीक है। और बेशक आप ना यहाँ पर अलग ना बेशक माइनस ऐसे कर खुला-खुला करके लिखिएगा कि मेरी ऊपर वाली रकम ऐसे वाली हो रही थी और नीचे वाली। तो अब ये बन गया 1 और ये बन गया 10। 10 तो लिखते नहीं है, 2 लिखते हैं। तो 2 जब अगले वाले को कैरी देगा 1 बन जाएगा और ये बन जाएगा 0 के अंदर, जब हम ये बन जाएगा हमारे पास 10, और 10 तो लिखते नहीं है 2। तो 2 में से 1 करें तो 1। अब ये 1 रह गया है, 0 कुछ भी नहीं रह गया। 1 0 1, 1 में से 1 निकालें 0, 1 में से 1 निकालें 0, और शुरू वाले प्लस माइनस डिवीजन मल्टीप्लिकेशन में शुरू वाले 0 कोई मायने नहीं रखते, ठीक है। हम हमेशा पढ़ते हैं 10, हमने कभी ये नहीं पढ़ा 0 0 10। 10 का मतलब 10 ही होता है, ठीक है। यानी कि एडिशन सब्ट्रैक्शन के अंदर शुरू वाले 0 नहीं होते। ऐसे मेरी रकम बन गई थी। ये एक में रखना था। अब देखिए 1011 है और ये 111 है, तो कम से कम एक ऊपर से उतारना पड़ेगा। अब मैं इसको 1 के साथ ज़रब दूँगी, मेरा ये आंसर आ गया, ठीक है। अब 0 में से 1 नहीं निकलता तो वही दोबारा कैरी लेना पड़ेगा। 0 1 10, 10 में से 2, 2 में से 1 गया 1, 0 में से ये नहीं निकलता, 0 है, इससे कैरी ये बन गया 0 और ये बन गया 10, ठीक है। 10 को हम लिखते हैं 2 लिखते हैं, 2 में से 1 निकाला 1 और आगे 0 और 0, और ये 2 की कोई वैल्यू नहीं है। 1 1 आगे से मैं अगर 0 उतारूँ, ठीक है, तो 110 बन जाएगी। देखिए 11 मेरा अपना था, वो यहाँ पर ये वाला पॉइंट मैं आपको बता रही हूँ कैसे किया है। 11 मेरा अपना था, 0 मैंने ऊपर से उतारा है, ठीक है। 0 मैंने ऊपर से उतारा है, मेरी रकम बन के 110, और 110 भी नहीं आता। इसको मैं 1 के साथ भी मल्टीप्लाई करूँ तो 110 नहीं आएगी, यानी कि मैं अगली रकम भी 1 की तरफ उतारूँ। और जब एक स्टेप के अंदर जब दो चीज़ों को एक स्टेप के अंदर आप इकट्ठा उतार लेते हैं, पहले हम देखें, पहले मैंने एक चीज़ उतारी थी, फिर मैंने दूसरी उतारी, अब दोनों को एक स्टेप के अंदर तो आपने खुद 0 ऊपर लगाना होता है, ठीक है, 0 आ जाता है। अगर आप
किसी भी एक स्टेप के अंदर 2 चीज़ों को उतारें या 3 को उतारें तो अपने फ़ौरन ऊपर एक ज़ीरो लगाना होता है, तो ज़ीरो इस वजह से लगाया है, ठीक है? ये ज़ीरो नहीं है कि मैंने इसको ज़ीरो के साथ मल्टीप्लाई किया था, नहीं। ज़ीरो इसलिए कि दोनों एक टाइम फिर 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे आपका आंसर आ जाएगा, अब बाकी क्या रहेगा, बाकी 10। अब ऐसे हो सकता है मैं यहाँ पर पॉइंट लगाती, यहाँ पर ज़ीरो ज़ीरो करती और ऐसे ही, ठीक है? तो पॉइंट लगाने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, बस उन्होंने आपकी बुक वाले ने लिखा हुआ है कि बस आपको यहाँ तक आंसर आ गया, ठीक है? पॉइंट ना लगाएँ, ठीक है? पॉइंट तब आता है जब आपके सवाल में भी पॉइंट था। अब आपका सवाल सारे सताना 39 25 बस आप दोनों को डिवाइड कर दिया और आपका ये आंसर है। हालाँकि ये बच गए, तो आप बेशक आप ऐसे लिख सकते हैं कि ना मैंने इन दोनों को डिवाइड किया है 30। क्वेश्चन क्या था, किस-किस को डिवाइड करना है, 145 बेशक आप लिख सकते हैं कि मैंने 145 को डिवाइड कर लिया, डिवाइड बाय 11 के अंदर, और जो मेरा आंसर बन रहा है उसके अंदर मेरा जो क्वोशिएंट है, ये क्वोशिएंट होता है ना, मेरा क्वोशिएंट है 1101 और मेरा रिमाइंडर है 10। ये आगे हल हो सकता है अगर मैं यहाँ पर पॉइंट और आगे से, लेकिन मैंने पॉइंट नहीं लगाया, मैंने सिंपली ऐसे शो कर दिए, ठीक है? अब देखिए, अब उन्होंने कहा है डिवाइड दिस बाय दिस, इसका ये मतलब है ये आपकी सादी सी रकमें हैं, ठीक है? आप इसको डिवाइड मतलब आपको कोई भी कन्वर्ट करनी ज़रूरत है। पहले हमें ना वो डेसिमल रकमें देते थे, ठीक है? पहले हमें वो कहते थे 2 डेसिमल रकम, फिर डेसिमल रकम को हम खुद बाइनरी में कन्वर्ट करते थे, ठीक है? और फिर उसके बाद हम या उन्हें प्लस करते थे या माइनस करते थे या डिवाइड करते थे या मल्टीप्लाई कर, अब वो कह रहे हैं आप कुछ भी नहीं करना, बस आपकी ये जो रकमें हैं इनको आप डिवाइड कर दें, ठीक है? लेकिन बाइनरी के अंदर ही करना है, ठीक है? इसका अब हमें लग रहा है ना 101, ये मतलब ये भी बाइनरी वाली रकम है और ये भी बाइनरी वाली रकम है, तो सिंपल बाइनरी वाली रकम बाहर, बाइनरी वाली रकम अंदर, और फिर 1 जब मैंने किया 10 नहीं आ सकता ना, तो 100, तो जब मैंने एक दफ़ा किया, अब बाइनरी वाला आपने ये नहीं करना कि मैं 11 को 2 के साथ करूँगी तो मेरे पास 22 आ जाएगा। बाइनरी, बाइनरी का ये मतलब है कि या तो आप 1 इस्तेमाल करें या ज़ीरो इस्तेमाल करें। तो मैंने कहा मैंने 11 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो मेरा आंसर बन गया था कितना बन गया था? इससे हमारा आंसर कितना बनता है, अगर हम 11 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारा आंसर 11 बनता है, ठीक है? देखिए, इस एक से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पर 11 आना चाहिए, यानी कि आपकी बुक वाले ने 10 लिखा हुआ है, हालाँकि यहाँ पर 11 आता है, तो बेशक आप वहाँ पर भी ऐसे कर लें। 1 1 ज़ा 0 और 0 में से 1 ही निकल सकता है, तो फिर हमने क्या किया, हमने यहाँ पर ये 0 और ये 10 10 तोड़ते हैं, फ़ौरन कहते हैं 2 बन गए, 2 में से 1 निकाला तो 1। अब 10 बन गया, ठीक है, मैंने ऊपर वाला 1 उतारा, तो अगर मैं एक टाइम पे 1 उतारूँ तो मैं कोई 0 नहीं लगाऊँगी। इसको मैं 1 के साथ मल्टीप्लाई करके 11 बन गया और यहाँ पर मेरे पास क्या रह गया था, 1 में से 1 0। अब उसके बाद पॉइंट है और मैंने अगली वाली रकम उतारी, तो मैं कैसे उतारूँगी? अगर आपके पॉइंट्स अगली रकम हो ना, तो आप कहते हैं पॉइंट ऊपर चला गया है, ठीक है? पहले मैंने ये वाली रकम, अब देखें 10, 10 तो आता नहीं था, मैंने अगली रकम नीचे उतारनी थी ना यहाँ पर। ये मेरे पास है 10, 10 नहीं आता, मैं अगली रकम उतारनी, अगली रकम से पहले पॉइंट था, यानी कि 1 नीचे नहीं आ सकता। ये वाला 1 नीचे आ ही नहीं सकता इससे पहले, तो पॉइंट है तो मैंने कहा पॉइंट ऊपर चला जाएगा, ख़त्म। पॉइंट ऊपर चला गया और अब मेरे आराम से 1 नीचे आ जाएगा, ठीक है? अब ये 101 बन गया, फिर 11 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें 11 और ये 10 रह गया। अब 10 से ज़ाहिर सी बात है नहीं आता, अगली रकम मैंने उतारी तो आराम से उतर आएगी, ठीक है? और फिर ये एक दफ़ा 11, अब ये बन गया 10। अब मुझे बताएँ 10, अब या तो ये कि मैं यहाँ पर छोड़ देती जैसे हमने पहले छोड़ दिया था, ठीक है? लेकिन देखें, अब आपने पॉइंट लगाया, मैंने पॉइंट के बाद जितनी मर्ज़ी ज़ीरो लगा देंगे, यानी कि पॉइंट मैंने नहीं लगाया, पॉइंट तो पहले ही आ रहा था, और पॉइंट का ये फ़ायदा जितने मर्ज़ी ज़ीरो उतार लें। मैंने अपने पास से ज़ीरो ज़ीरो, इसे हम कहते हैं सपोज़ अपने पास से ज़ीरो, अगर किसी के डिवाइड के ऊपर आपका पॉइंट आ जाए, ठीक है? तो आपके ज़ीरो ज़ीरो आपको अलाउ होते हैं, आप ज़ीरो ज़ीरो नीचे उतार सकते हैं, ठीक है? तो देखिए, अब जैसे पिछला वाला सवाल था, उन्होंने यहाँ पर अपना सवाल क्यों छोड़ दिया था? यहाँ पर 10 पे क्यों सवाल छोड़े? उन्हें पता था कि अगर हमने आगे हल करना है तो हमें यहाँ पर पॉइंट लगाना पड़ेगा, तब हमें नीचे ज़ीरो लाने पड़ेंगे, तो उन्होंने कहा नहीं हम पॉइंट नहीं लगाएंगे, हमारा आंसर ठीक है। अब ये पॉइंट हमने खुद नहीं लगाया, यहाँ पर पॉइंट था, वो उड़ कर ऊपर चला गया, तभी तो हमारा सवाल हल हो रहा था ना, तभी तो वो ऊपर चला गया था, ठीक है? अब 10 है, अब मुझे पता है ना पॉइंट ऊपर का, ये मतलब मुझे फ़ायदा हो रहा है कि जितने मर्ज़ी मैं ज़ीरो उतार सकती हूँ। तो इस वजह से मैंने यहाँ पर अपने सवाल आपने नहीं रोका, बल्कि आपने कहा एक ज़ीरो नीचे आ गया, 11 1 ज़ार, ये हमारे पास 11 आ गया और ये बन गया 1। 1 के बाद मैंने 1 ज़ीरो उतारा तो ये 10 बन गया, 11 एक बार भी करूँगी तो 11 बन जाएगा, ठीक है? 11 टेबल में 10 नहीं आता, तो यानी कि मुझे एक और ज़ीरो नीचे उतारना पड़ेगा, और जब हम 2 ज़ीरो उतारते हैं तो मैंने आपको बताया अगर आप एक ही स्टेप के अंदर 2 चीज़ उतारें, चाहे आप 2 ज़ीरो उतारें या 1 5 और 9, लेकिन एक ही स्टेप के अंदर आप उतारें हैं तो फिर आपने ज़ीरो ऊपर लगाना, मैंने ज़ीरो बना दिया। अब देखिए, उन्होंने कहा है कि अगर आप गौर करें, पहले भी आपका 100 था और वो हल नहीं हो रहा था, ठीक है? उसको 100 को हल किया था 11 के साथ तो फिर 10 बना और फिर 100, इसका ये मतलब है कि तो हल ही नहीं होगा, ठीक है? अच्छा, पता है क्या? अब हमें अक्सर पता नहीं चलता और हमारा सवाल हल नहीं हो रहा होता। अगर आपका दिल करे तो आप आगे से हल करते जाएँ, लेकिन अगर पॉइंट के बाद 3-4 रकमों तक आंसर ना आए तो बस हम छोड़ देते हैं। हम कहते हैं बस इतना आंसर काफ़ी है, यानी कि ना अक्सर ऐसा होता है, बेशक आप ये निशान लगाएँ या ना लगाएँ, यानी कि अगर आपने ना
आप डिवाइड कर रहे थे, आपने पहले ऐसे पॉइंट लगाया 3, 4, 5 लिख लिया या 1 भी लगा, अब जवाब ही नहीं आ रहा, फिर हम लिखते हैं नॉन टर्मिनल, मतलब निशान लगा लेते हैं 3 या 4, यानी कि हल नहीं हो रहा। तो बस फिर उन्होंने ऐसे किया, ऊपर उनका आंसर बन रहा था 11.1110, आगे हल हो रहा था। तो बेशक आप ऐसे करके लिख लें या फिर आप ऐसे लिख लें, ठीक है? आप ऐसे करके लिख लें। और वैसे ना ये बार पूरी के ऊपर नहीं आ रहा है, ये एंड वाले के ऊपर क्यों आ रहा है? ठीक है? ये एक ना मैथ है, क्योंकि ना ये बना 100, 100 में से 11, तो अब हमारी रकम भी बन गई 100, यानी कि दोबारा हम ले जाएँगे, 1 लिखना पड़ेगा ताकि 11 आ जाए, दोबारा 0। तो अब बेशक अगर आपका दिल करे तो आप ना, ये मैथ है, इस वज़ह से बार सिर्फ़ इन 2 रकमों के ऊपर आया है, ठीक है? तो बेशक आप ऐसे करके लिख लें कि ये हमारा बार-बार रिपीट हो रहा है, और या फिर ऐसे करके लिख लें। वैसे पता नहीं आपका एग्ज़ाम में इतना गौर नहीं करेगा, तो बेशक आप ये वाला तरीका लिख लें, या फिर मैं तो अक्सर तमाम के ऊपर बार लगा है, लेकिन ये वाला ज़्यादा तरीका सही है कि लफ्ज़ ये वाला बार-बार रिपीट हो रहा था, ठीक है? तो अगर आपका दिल करे तो ज़्यादा ये वाला तरीका 1.1110 और ये नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन है, ठीक है?